बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल कौन सा लेक्चर नंबर किया था? लेक्चर नंबर 25। एग्रीकल्चर हम कर रहे हैं IS 41 और ये हमारा बायोलॉजिकल एसिड्स पर स्टैंडर्ड बेस कर रहा है। और कल मैंने बताया था पहले 16 आया था, फिर 38, फिर IS 40 और जब ये इंडस्ट्री बूम पर आई तो फिर ज़रूरत पड़ी तो IS 41। ठीक है, स्कोप पे बात करेंगे, इस पे MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टोरी चल रही थी बेटा, कल ये शीट करवाई थी, ठीक है। अब आ जाए भाई, आज सबसे पहले मैं ये वाला पॉइंट उठाऊंगा, किसका? प्रोडक्शन का। हमने कहा था बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में प्रोसेस में कितने स्टेप्स होते हैं? 4। इसमें ग्रोथ हो सकती है, डीजनरेशन, प्रोडक्शन और प्रोक्रिएशन। आज किसे पकड़ रहा हूँ? प्रोडक्शन को। इससे रिलेटेड कल एक पॉइंट करवा कर गया था। आमतौर पे बकरी पे वूल नहीं होती, वो तो शीप पे होती है, लेकिन हमने अपनी एग्जांपल को इंटरेस्टिंग करने के लिए किस पर वूल लगा दी थी? बकरी पे लगा दी थी। हम पाकिस्तानी, हम कुछ भी कर सकते हैं। जब चिंची पे 15 लोग बैठ सकते हैं तो बकरी पे वूल भी आ सकती है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन पाकिस्तान। और जब कभी कोई नई ऑडियो आए तो एक दिन पहले प्रेडिक्शन हो जाती है तो बता दिया करो, ठीक है। रोज़ मेरा भाई मुझे फ़ोन करके कहता है ये वीडियो आ गई है, आज ये ऑडियो लीक आ गई है। चलो, कल बकरी पे वूल आ गई थी, वैसे तो शीप पे आती है, ठीक है। कल बकरी पे वूल आ गई और हमने एंट्री क्या पास की थी उसको? वो जो वूल हमने उसकी रिमूविंग की थी, वूल डेबिट, फेयर वैल्यू गेन, क्रेडिट, ठीक है। ये वूल क्या है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड। और इसके ट्रिमर से जब हमने उस वूल को रिमूव किया शीप से तो हमने क्या की? हार्वेस्टिंग। हमें मिला क्या? ओए होए होए होए, हमें मिला क्या? बायोलॉजिकल एसिड नहीं मिला, हमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिला। कहां से मिला? बायोलॉजिकल एसिड से। ओके, अब ये जो वूल मिला, या तो ये एज अ वूल इस्तेमाल हो जाएगा या फिर इससे आगे फर्दर प्रोसेसिंग होगी। कॉस्ट पढ़ रहे हो? फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन करवा दिया टीचर ने? नहीं। फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन क्या होता है बेटा? प्रोसेस रन होता है तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट एक होता है जिसे प्रोडक्शन पॉइंट कहते हैं, वहां से हमें कोई प्रोडक्ट मिलता है। या तो ऑप्शन होती है कि उस प्रोडक्ट को उसी हालत में मार्केट में सेल कर दिया जाए, या फिर एक ऑप्शन होती है कि इसको फर्दर प्रोसेस किया जाए। फर्दर प्रोसेस करके उस प्रोडक्ट की हैयत तब्दील हो जाती है, उसकी करैक्टरिस्टिक्स तब्दील हो जाती हैं, उसकी सेलिंग प्राइस चेंज हो जाती है। लेकिन फर्दर प्रोसेस करने में फर्दर कॉस्ट भी इनकर होती है। अगर इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ज़्यादा हो, इंक्रीमेंटल कॉस्ट कम हो, तो हम कहते हैं फर्दर प्रोसेसिंग कर लो। और अगर फर्दर कॉस्ट ज़्यादा हो, यानी इंक्रीमेंटल कॉस्ट ज़्यादा हो, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कम हो, तो हम कहते हैं नहीं भाई, फर्दर प्रोसेसिंग ना करो, इसको ऐसे ही सेल कर दो। तो फिर ये वूल भी, यहां से जो वूल मिला या जो मिल्क मिला, दो कंडीशन है। या तो इनको एज अ प्रोडक्ट क्या कर देंगे? सेल कर देंगे, या फिर इनको फर्दर प्रोसेस करेंगे। फर्दर प्रोसेस करके जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होगा। मसलन मिल्क से चीज बन सकती है, बटर बन सकता है, ये चीज क्रीम बन सकती है। ये तीनों प्रोडक्ट्स जो हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं कहलाएंगे। हाँ, मिल्क जो है ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। ऐसे ही वूल से जैकेट्स बन जाएंगी, शूज बन जाएंगे और आइटम्स बन जाएंगी, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। लेकिन वूल क्या है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब होता क्या? ये है बायोलॉजिकल एसिड। ये क्या है? बायोलॉजिकल एसिड। और इससे मिला हमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फॉल करेगा IS 41 में, एट द टाइम ऑफ डिटैचमेंट। एट द टाइम ऑफ डिटैचमेंट क्या बोला? बायोलॉजिकल एसिड से
हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डिटैच करेंगे जिसे हार्वेस्टिंग कहती हैं एट द टाइम ऑफ डिटैचमेंट या एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उसे क्या कहेंगे? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। क्या कहेंगे? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। और कल क्या एंट्री पास की थी? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डेबिट फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट या वूल डेबिट फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट, यही कहा था। जैसे ही अगला मिनट शुरू होगा, कौन सा अगला मिनट? जस्ट आफ्टर द हार्वेस्टिंग, जस्ट आफ्टर द डिटैचमेंट। जब डिटैच किया तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एंट्री क्या पास की? इसको उठाया और बॉक्स में रख दिया या किसी बैग में रख दिया, अब ये मेरी इन्वेंट्री बन गया। क्या बन गया? और अगले ही मिनट पर इस पर अप्लाई होगा IS2। IS तो फिर एट द टाइम ऑफ डिटैचमेंट IS41। एंट्री बोले जस्ट आफ्टर द डिटैचमेंट, जस्ट आफ्टर द डिटैचमेंट IS2। एंट्री बोले इन्वेंट्री डेबिट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्रेडिट। अब जैसे ही IS2 में गए तो इंट्रो आ गया। इंट्रो ने कहा ओहो, या तो पीरियोडिक लगेगा या परपेचुअल लगेगा। यहां आपके सिलेबस में उसने परपेचुअल अज्यूम किया कि क्वेश्चन साइलेंट होगा, तो IS2 का कौन सा सिस्टम लगेगा? लिख लो। पहले हेडिंग बनाए आज, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। आ जाओ बेटा, आ जाओ। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और ब्रैकेट में लिखे प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब इसमें पहला बुलेट लिखें, हम भी कहते हो कि ये घर बैठ के ये खेलते ही रहते हैं क्या? कोई काम नहीं इस बंदे को, धंधा कोई नहीं इसका, विला आदमी। लो भाई, क्या हो गया? बायोलॉजिकल रिसर्च था, उससे क्या मिला? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। आज की हेडिंग क्या है? और उसका कौन सा फेज उठाया? प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन से क्या मिला? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। कहां से मिला? बायोलॉजिकल रिसर्च से। बायोलॉजिकल रिसर्च से इस पर्टिकुलर प्रोड्यूस को डिटैच करना क्या कहलाता है? हार्वेस्टिंग। एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट होगा, आफ्टर द हार्वेस्ट होगा। अब बताइए एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट क्या होगा? एंट्री बोले एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डेबिट फेयर वैल्यू गेन, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए भी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। यहां तक ओके। अब जैसे ही हार्वेस्टिंग खत्म होगी, ये आइटम क्या बन जाएगी? ये इन्वेंट्री बन जाएगी। अब कौन सा फेज शुरू हो रहा है? आफ्टर द हार्वेस्टिंग। आफ्टर द हार्वेस्टिंग में आ जाए जी इन्वेंट्री डेबिट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या उस प्रोडक्ट का नाम क्रेडिट। ये किस पे है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और इन्वेंट्री भी फेयर वैल्यू, यानी दोनों में ना कोई गेन होगा ना कोई लॉस होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही अम्मा ने फ्रिज में से कोई चीज़ निकाली और डाइनिंग टेबल पे रख दी। अम्मा ने फ्रिज से कोई चीज़ निकाली और डाइनिंग टेबल पर रख दी। जब तक आपके हाथ में है हार्वेस्टिंग करके तो IS41, जैसे ही आपने बकेट में रख दिया IS2, और यहां IS2 में आके कौन सा सिस्टम है? परपेचुअल। अब जाएं परपेचुअल में। मैं अज्यूम कर रहा हूं ये इन्वेंट्री सेल हो गई। परपेचुअल में कितनी एंट्रीज होंगी? बार बार कह रहा हूं आपको यार, आप डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे, बुरी बात बेटा। आगे आए मौलाना, टाइम पे आया करें। तशरीफ रखें, जल्दी से टाइम पे आया बेटा जी भाई। अब परपेचुअल में सेल की 2 एंट्री बोले
डेटा डेबिट अपनी, ओ वेरी गुड, अपनी कॉस्ट पे, वही कह रहे अपनी कॉस्ट पे। यार ये देखो इंट्रो के बच्चे ये देख के कहेंगे अंसारी से नहीं पढ़ना, कमाल हो गया यार। अब बोलो कहो यार अंसारी अभी हम नशे में हैं, अभी हम नशे में हैं, हम पहले भी चले जाते हैं और आते भी बाद में हैं। अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे। और रहम का दिन आने वाला है, कब आ रहा है रिजल्ट? 3 मई, क्या दिन बन रहा है? ये क्या किया है क्या अपने यार? दुआ करो 2 को ही आए, वरना एक छुट्टी और देनी पड़ जाएगी तो मसला पड़ जाएगा यार। भाई रिकॉर्डिंग चल रही होती है सर, आप तो आ जाते हैं ना, आपकी तो ऑडियो लीक नहीं हुई भी है यार, ठीक है, झुक के आया करें जरा प्लीज। चलो जो भी है बोलें जी, सेल पर एंट्री बोलें अपनी। देख लो कोई बच्चा बच्ची जिसकी ईदी बाकी हो वो कह रहा हो नहीं कॉस्ट सेलिंग प्राइस, और दूसरी एंट्री बोलें, ठीक है हो गया। अब ये अपनी कॉस्ट पे पड़ा हुआ है, ये अपनी कॉस्ट पे पड़ा हुआ है। अगर ना बिका, अगर ना बिका, शाबाश, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी परपेचुअल है, और परपेचुअल में एनआरवी की एडजस्टमेंट पास जहाजों होती है। एंट्री बोलो। ओ यार क्या यार तुम बच्चे हो यार, क्या तुम बच्चियां हो यार, क्या करूं मैं तुम लोगों का। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, ये एनआरवी एडजस्टमेंट हुआ करती थी परपेचुअल में। ये सारा आपको पढ़ाया हुआ है, और इस वक्त एक नारा भी लगाया हुआ है, इंट्रो सारे का सारा सीए है। खुदारा इस बात पे यकीन कर लो, खुदारा कर लो, ठीक है। अब सुनो, IS2 आ गया, परपेचुअल हो गया, अगर सेल कर दिया तो क्या एंट्री होगी? बोले जी, फिर सो गए और जागो। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट अपनी और सेलिंग प्राइस पर, और अगर वो बिका ना पड़ा रहा तो उसे लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी के क्राइटेरिया से गुजारूंगा। परपेचुअल में लो, परपेचुअल में क्लोजिंग इन्वेंट्री कहां से मिलती है? अपने अकाउंट से मिलती है। ये जाग रहा है, या तो इसकी ईदी खत्म हो गई या इसने बिल्कुल खर्च नहीं की। शाबाश, अकाउंट से मिलती है, वेल डन, एप्रिशिएटेड। अकाउंट से मिलती है तो स्टॉक अपनी कॉस्ट पे पड़ा हुआ होता है। अगर कहीं 5 बजे के बाद उसकी वैल्यू गिर जाए तो हम उसे कहते हैं भाई तेरे लिए एनआरवी एडजस्टमेंट पास होगी। और अगर उसकी एनआरवी उसकी कॉस्ट से ज्यादा हो तो क्या कहेंगे? कॉस्ट पे ही रह, तेरी मेहरबानी, हायर नहीं कर सकते, क्योंकि राइट डाउन था, राइट अप नहीं था। वो याद है? चलो आ जाओ। क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अब अगर एनआरवी लेस हुई कॉस्ट से तो क्या करेंगे? एंट्री पास करेंगे जी। क्या एंट्री पास करेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री, और अगर ज्यादा हुई तो कोई एंट्री पास नहीं होगी। अब ये सारा हमने इंट्रो में पढ़ा हुआ। रिवाइज करना आपका काम है, मैं रिवाइज करवाता रहूंगा आपको। आप ढूंढते रहेंगे, आज 25% सिलेबस हो गया, आप ढूंढते रहेंगे कब मुश्किल आएगी। आटो में मुश्किल नहीं आएगी इंशाल्लाह अगर रोज आते रहोगे, ठीक है, अल्लाह खैर करे। अब हुआ क्या स्टोरी, आज मैं एक क्वेश्चन लेकर आऊंगा और बायोलॉजिकल एसिड से हार्वेस्टिंग करूंगा। जब हार्वेस्टिंग करूंगा तो डिटैचमेंट करूंगा किसकी? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की। किससे? इसका मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बायोलॉजिकल एसिड से बाहर निकल आएगा। अगर दरख्त पे हुआ तो तोड़ लिया जाएगा, और अगर बायोलॉजिकल एसिड एनिमल की शक्ल में हुआ तो उसकी मिल्किंग हो जाएगी या उसकी मीटिंग हो जाएगी। या तो उसको ज़िबा करके गोश्त बना लेंगे या फिर उसकी मिल्किंग कर लेंगे, दोनों में हमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिल जाएगा। यहां तक ओके। अब क्या एंट्री पास करूंगा? अगले ही सेकंड में क्या एंट्री पास करूंगा? ठीक है। अगर सेल हो गया तो ये 2 एंट्रीज, ना सेल हुआ तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, इसके क्राइटेरिया से गुजारूंगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। चलूं आगे, बुकलेट ओपन करो।
बुकलेट ओपन करो। अब कितने ही बच्चे वैसे ही आ गए हैं यार अंसारी, आज तो हम तेरे से मिलने आए थे यार, ये क्या बात कर रहा है यार। बुकलेट, ये बुकलेट क्या होती है? गधों, मैंने कहा था बुकलेट के बगैर ना आना। चलो पेज 261 हमारी बुकलेट का, जिनके पास नहीं है शेयर करें। 261 आ गए भाई, आ गए। ऊपर टॉप पे देखो एग्जाम्पल नंबर 11, आई कैप की बुक में ये एग्जाम्पल नंबर 9 है। आंसर पे कॉपी रखो, आंसर पे कॉपी रखो, शाबाश। रख ली कॉपी, पढ़ना शुरू करो, पढ़ना शुरू करें। आंसर पे कॉपी रखिएगा प्लीज। थोड़ी देर के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग में जाऊंगा, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए, फिर वापस आ जाऊंगा। नहीं भी पढ़ी भी कोई इशू नहीं है, मैं पढ़ा लूंगा अल्लाह ने चाहा तो। लो ये मार्कर मुझे दो, जज़ाकल्लाह। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के ये बताओ, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या है? मिल्क है, मिल्क है, चीज नहीं है भाई, चीज नहीं है। वो IS 41 में फॉल नहीं करता। कुछ मिल्क एज इट इज सेल हो गया और कुछ मिल्क को फर्दर प्रोसेस किया, क्या बनाने के लिए? चीज बनाने के लिए। अच्छा जी, चीज बनाने के लिए सिर्फ मिल्क लगा या कुछ और कॉस्ट भी लगी? उसे कन्वर्जन कॉस्ट कहा करते थे, याद करें इंट्रो। रॉ मटेरियल को उठाकर फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्जन कॉस्ट लगा करती थी। कितनी लगी जी? कितनी लगी? 5,000। ठीक है, अब मुझे बताएं, जब चीज की रिकॉर्डिंग हो रही होगी तो IS 41 होगा या IS 2 होगा? IS 2 होगा। और जब मिल्किंग की रिकॉर्डिंग हो रही होगी तो IS 41 होगा। और जैसे ही ये हार्वेस्ट हो जाएगा, मिल्किंग हो जाएगी, उसके बाद IS 2 में चला जाएगा। अब IS 2 में जाके कुछ मिल्क एज इट इज सेल हो जाएगा और कुछ मिल्क फर्दर प्रोसेस हो जाएगा। जो फर्दर प्रोसेस होगा उसको फर्दर प्रोसेसिंग यानी चीज के हिसाब से रिकॉर्ड कर लेंगे, और जो मिल्क एज इट इज सेल होगा उसकी सेल इस तरीके से रिकॉर्ड कर लेंगे, एक दफा कॉस्ट पे और एक दफा सेलिंग प्राइस पर। ओके हो गया। इस IS 41 में एक और करेक्टरिस्टिक है, यहां सिर्फ रुपी नहीं है, यहां क्वांटिटी भी है। याद करो इंट्रो, चैप्टर नंबर 7। उस चैप्टर को शुरू करते हुए एक जुमला बोला करता हूं, हर टीचर बोलता होगा, और वो जुमला क्या होता है? वो आर एक्सपर्ट इन नंबर्स, but in chapter number 7 and 8 of intro we also become expert of quantity, क्योंकि इन्वेंट्री और अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग में क्वांटिटी भी हुआ करती थी। इसी तरह IS 41 में रुपी भी होंगे और क्वांटिटी भी होगी। अब एग्जाम्पल की रिक्वायरमेंट पढ़ें, सोल्यूशन पे कॉपी रखिएगा, रिक्वायरमेंट पढ़ें। एंट्रीज पूछ रहा है, बनाएं फॉर्मेट एंट्रीज का। 5 मिनट दे रहा हूं, आंसर देखे बगैर ट्राई करें। शहरोज आप जाग रहे हैं? हाँ, अभी अक्टूबर नहीं आए, इसलिए प्लीज जागते रहिएगा जी। ये और है, चले ये भी पढ़ लेते हैं, कोई इशू नहीं। आए जी, 11 कर रहे थे तो 11 पे आ जाएं। कौन सी है 11? नहीं वो वाली नहीं है, उसमें सिर्फ हमने ट्रीटमेंट पूछी हुई है भाई, याद आ गया मुझे जी। सर आप सोते रहें बेटा, आप भी हासिलपुर से आए हैं, आपकी हालत मुझे पता है पिछले 2 दिन से जो है। और भाई पीछे मुड़ मुड़ के ना देखा करें, उससे पहले ही देखने के लिए बड़े लोग भी तैयार रहते हैं। ठीक है, इधर देखें आप जी, लाइनें लगी हुई हैं भाई जान,
वनडे की चीज़ यही तो मारते हैं हर घर में। चलो एग्जाम्पल 11 आई कैप की एग्जाम्पल नंबर 9। काशिफ लिमिटेड, कोई है काशिफ? कोई गवाला हो काशिफ? कोई किसाई काशिफ? नहीं। चलो, काशिफ लिमिटेड ऑपरेट करता है अ गोट ब्रीडिंग फार्म। इसका मेन मकसद क्या है? ब्रीडिंग करवाना। न्यू बॉर्न जो है बायोलॉजिकल एसेंट्स हैं उनकी ये जनरेशन करता है, फिर उन्हें सेल करता है। केएल सेल्स गोट्स टू लोकल मीट बिजनेसेस एंड गोट्स मिल्क टू कॉस्मेटिक कंपनी। दुनिया में सबसे महंगी जो कॉस्मेटिक होती है वो बकरी के मिल्क की होती है, सबसे महंगी। लगाता है तू? यस सर। कमाल हो गया यार। मैं जो करता हूं वो तुम छोड़ो, इधर आओ। इसका मतलब गोश्त बेचता है, दूध बेचता है। अब अपने लिए जो भी सोफिस्टिकेटेड नाम रखना है वो तुमने रख लो। गोश्त बेचने वाला, दूध बेचने वाला। दे आल्सो यूज गोट मिल्क फॉर मेकिंग प्रीमियम चीज फॉर। ये अपना भोला जो है ये दूध से क्या बनाता है? गरीबो प्रीमियम चीज। ठीक है, चलो जी। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2022, इस साल में केएल could get 980 liters of milk which had fair value less cost to sell of rupee 170 per liter on the day goats were milked। जिस दिन आपको बकरियों से दूध मिला उस वक्त उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी थी? 170 पर लीटर। कितना मिला भाई? कितना मिला? 980। जिस वक्त ये डिटैच होगा, जिस वक्त मिल्किंग होगी, जिस वक्त हार्वेस्टिंग होगी, उस वक्त IS 41 में एंट्री बोले एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डेबिट। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डेबिट और बोले जी फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट। कितना मिल्क मिला? 930 980 इंटू 170। बोले जी 1,666,000। लो बेटा 1,666,000। यहां तक ओके हो गया। अब अगले ही सेकंड से हमने कहा भाई IS 41 को गुड बाय करो। डिटैचमेंट हो गई, हार्वेस्टिंग हो गई। अब तुम इन्वेंट्री बन चुके हो मिल्क, या तो तुम्हें बेचूंगा या तुम्हें फर्दर प्रोसेस करूंगा। मिल्क ने कहा ठीक है। एंट्री बोले इन्वेंट्री डेबिट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्रेडिट। और ये सिंपल एक ट्रांसफर होता है। ओ भाई ये सिंपल एक ट्रांसफर होता है, इसलिए यहां कोई गेन लॉस नहीं होगा। 1,666,000 1,666,000। ये क्या है? मिल्क है। ये भी क्या है? मिल्क की इन्वेंट्री है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी क्या था? मिल्क था। यहां तक ओके। अब इससे पूछा हाँ भाई क्या करें? कहता है कुछ बेच दो, कुछ को फर्दर प्रोसेस कर दो। कितना स्टोरी आगे चली। 900 लीटर मिल्क के कॉस्मेटिक कंपनीज को बेच दिया। कितने पर? ये क्या है इसकी सेलिंग प्राइस। एंट्री बोले डेटर डेबिट और ये उसकी क्या पड़ी हुई है? कॉस्ट। लेकिन ये 980 की है और गया कितना है? 900। अब आ जाए पहली एंट्री पे। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट अपनी कॉस्ट पे। जी भाई कितनी थी? 1 सिंपल ही कर देते हैं। 900 था इंटू 170 कितना बना जी? 153,000। लो भाई वैसे भी कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर दें 980 से, मल्टीप्लाई कर दें 900 से, सेम आंसर आएगा। ओके। अब सेल की एंट्री पास कर दें। डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट। कॉस्मेटिक कंपनी को कितने का मिल्क बेचा है? 160,000 का। ये पूरी अमाउंट लिख दीजिए।
कितना मिल्क बच गया? 80 लीटर। अगर इसको चीज में कन्वर्ट ना करते तो इसको लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी के क्राइटेरिया से गुजारते, लेकिन उसने तो कहा कि मैंने इस 80 को भी यूज कर लिया, क्या बनाने के लिए? चीज बनाने के लिए। अब पूरा समझाऊं, थोड़ा समझाऊं? पूरा समझ लो, 2 मिनट ही लगेंगे, 1 मिनट के लिए सिर्फ इंट्रो की टिकट कटवानी पड़ेगी दोबारा। चले गए। अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग, चले गए ओ भाई, चले गए। वो वालदा जो किचन में खाना बनाती है तो प्रेशर कुकर में बनाती हैं। हमारे उस चैप्टर में वो प्रेशर कुकर क्या होता है? वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन, हर चीज उसमें जाती रहती है। जब वो तैयार हो जाती है डिश, तो अम्मा उसे डिश आउट करती है। उस डिश आउट की एंट्री बोले, डिश आउट की फिनिश गो डेबिट वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। क्योंकि वो सारी एंट्रीज नहीं है, हम डायरेक्ट चले जाएंगे, लेकिन लॉजिक मैंने आपको बता दी। पहले मिल्क जाएगा वर्क इन प्रोसेस में, एंट्री क्या होगी? वर्क इन प्रोसेस डेबिट मिल्क क्रेडिट। ये इन्वेंट्री पड़ा भाई, ये वर्क इन प्रोसेस डेबिट इन्वेंट्री मिल्क की क्रेडिट। फिर 5000 की शायद कन्वर्जन कॉस्ट है, तो क्या एंट्री होगी? वर्क इन प्रोसेस डेबिट बैंक क्रेडिट, क्योंकि पैसे दे रहे हो। बाद में ये दोनों चीजें मिलके इकट्ठा हो जाएगा, क्या बन जाएगी? इन्वेंट्री किसकी? चीज की इन्वेंट्री बन जाएगी, वो डेबिट हो जाएगी और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो जाएगा। बाद में वो चीज कितने की बिक गई? कहां की बिक गई? ये 24,000 की। तो ये इसकी क्या है? सेलिंग प्राइस, डेटर डेबिट, और जो उसकी कॉस्ट बनेगी वो 80 लीटर मिल्क की कॉस्ट होगी, 5000 कन्वर्जन कॉस्ट होगी। कुछ रिवाइज हो रहा है? आओ शाबाश। अब सबसे पहले हम कह देते हैं इन्वेंट्री डेबिट। डायरेक्ट कर रहा हूं भाई, वर्क इन प्रोसेस को हटा दिया मैंने। इन्वेंट्री डेबिट किसकी? चीज की। क्रेडिट क्या? इन्वेंट्री किसकी? मिल्क की। शाबाश। कितने की? 80 लीटर है। 80 लीटर ज़रब 170 कितना बना? 13,000। ठीक है। कन्वर्जन कॉस्ट कितनी लगाई है? बैंक क्रेडिट हो गया 5,000। अब बताओ जी, चीज बनाने की टोटल कॉस्ट 18,600। चीज तैयार हो गई भाई, तैयार हो गई। अब परपेचुअल है, 2 एंट्रीज पास होंगी। पहले कॉस्ट पे एंट्री पास कर दो। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री, कौन सी इन्वेंट्री? चीज की। कितने से? 18,600 से। 18,000। अब इसे बेचो, कितने की बिकी? 24,000 की। तो डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट कितने से? 24,000 से। लो बेटा, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। 2-3 नंबर की कोई एडजस्टमेंट आ गई तो आपको क्लियर होना चाहिए कि कैसे चीजों को लेकर चले थे। ये कॉपी करते हुए छोटी सी एक बात सुन भी लेना। चलो पहले कॉपी कर लो, नाराज ही ना हो जाओ यार, नए नए घर से वापस आए हो। भाई एक ऐसी बंद कर दे, वो वाला बंद कर दो। कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर रिजल्ट पे हमें छुट्टियां ना दें, हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमें पढ़ने रहने दें। पहली बड़ी छुट्टियां हो गई हैं। दूध बेचने वाले ना मालूम हो, जिन्होंने ऑडियो लीक्स की हैं, ना मालूम ही लीक करते हैं और किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं है। जी बेटा कर लिया कॉपी? भाई कॉपी कर लिया? बात क्या हो रही थी? नहीं, मैंने कुछ बताना था। हाँ, अब सुनो भाई, क्या ऐसा हो सकता है कि पिछले किसी टॉपिक के साथ ये टॉपिक मर्ज होके आ जाए? हो सकता है,
लेकिन वो टॉपिक तो रमज़ान के हैं, वो टॉपिक तो रमज़ान के हैं, और उम्मीद है बाहर पे हम पढ़े जा रहे हैं कि सर रिजल्ट आएगा तो फिर उन्हें भी देख लेंगे, कर लेंगे। अभी तो हम देखें ना कि आप क्या कर रहे हैं। आपकी छुट्टी नहीं होनी चाहिए, आपके 25 लेक्चर पूरे होने चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको फॉरेन करेंसी के साथ मिक्स करने लगा। किसके साथ? फॉरेन करेंसी मुश्किल टॉपिक नहीं था, गेन लॉस होता था एक्सचेंज रेट की वजह से। एक एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन होता था, उसके बाद गेन लॉस रिकॉर्ड नहीं होता था। एक एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट होता था, उसके बाद गेन लॉस होता था, या एट द टाइम ऑफ रीस्टेटमेंट। ओके हो गया? अच्छा, कल ये बात चल रही थी। अच्छा, जब मैं बोल रहा हुआ करूँ ना उसी वक्त मुझे बोलने दिया करो। ये अल्लाह ने बात वापस दी है, वरना वो बात निकल गई थी, अल्लाह ने वापस दी है, ठीक है, रोका ना करो। कल जब न्यूली बॉर्न बकरा आया था मार्केट में, 4 बकरियां थी ना, एक बकरी के घर न्यूली बॉर्न बकरा आया था, तो हमने कहा था कि ये जो बकरा आया है उसे उठाकर भोला कहाँ लेके गया था? उमैर के मार्केट। क्या है यार, उमैर के पास लेके गया था और उमैर से कहा था उमैर यार तू डंगर डॉक्टर है, जरा बता ये कितने का बिक जाएगा? तो उमैर ने कहा था ये 400 का बिक जाएगा, लेकिन इसे बेचने के लिए 100 मुझे देना पड़ेगा। यहां तक याद है? फिर हमने क्या कहा था? बकरा डेबिट कर दो और फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट कर दो। कितने से? 300 से। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। सियानों ने, पीटीआई का है ना, सियानों ने क्या कहा? अंसारी साहब इस बकरी ने चारा खाया होगा, इस बकरी को पता नहीं आपने कोई चने खिलाए होंगे, उस वक्त वो जो खर्चा हुआ इस बकरी पे उसको क्या करोगे? वो खर्चा इसी बकरे को दुनिया में लाने के लिए हुआ। तो हमने कहा था भाई उसे तो हम क्या करते हैं? एक्सपेंस आउट करते हैं, तो उसके चारे की फिक्र छोड़, अपने चारे की फिक्र कर, ठीक है, यही कहा था बेटा। आज क्या होगा? अपने इस भोले के पास जानवर ही जानवर है। क्या है? जानवर ही जानवर। इसके बकायदा 4 जहाज हैं जिसमें बाहर से चारा आता है। बात हुई ना? जहांगीर तरीन अपना रोता फिरता है कि मेरे पास 4 जहाज हैं। इमरान ऐसे ही कहता है यार मैं अलीम खान के जहाज पे फिरा करता था। इसके तो जानवरों का चारा, हाँ, एमिरेट्स की फ्लाइट्स पे आता है, बोइंग त्यारे पे आते हैं। 4 जहाज हैं इसके। उन 4 जहाजों पे क्या आता है? चारा आता है, और चारा आता है हॉलैंड से। भाई इंसान बनो भाई, आपके पास नहीं है जानवर। यार क्या हो गया यार, ये जेलसी होती है जो इंसान ना किसी के जहाज़ों के बाद कोई और बात शुरू कर दे। अब सुनो भाई, कहाँ से आ रहा है? हॉलैंड से। अब बताओ, फॉरेन करेंसी के टॉपिक में करवाया था। हम चाहे जितने मर्जी अमीर पाकिस्तानी कारोबारी हो जाए, जब कभी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं हमारी किस्मत फॉरेन करेंसी में होती है। अब इसने क्या मंगवाया? चारा मंगवाया। किसके लिए? अपने जानवरों के लिए। कहां से मंगवाया? अब वो जो हॉलैंड से चारा मंगवाया है वो फॉरेन करेंसी में इनवाइस हुआ, और है जरा गरीब आदमी, मंगवाया है इसने उधार पर। अब बताओ, जब उधार पे मंगवाएगा तो फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होगी। अब अगर ड्यूरिंग द ईयर पे कर देगा तो गेन लॉस होगा, और अगर बैलेंस शीट डेट पे देखा तो रीट्रांसलेशन होगा। और जुल्म सर अंसारी क्या कर देंगे? थोड़ा सा सेटल कर देंगे और थोड़ा सा रीस्टेट करवा देंगे ताकि वो टॉपिक भी रिवाइज हो जाए। यहां तक क्लियर? अच्छा, अब चारा जब खरीदेंगे तो बायोलॉजिकल एसेट डेबिट नहीं होगा, ये मैं कल बता के चला जा चुका हूं। किसे डेबिट करेंगे? इन्वेंट्री को। अब आपको अगर लो इन्वेंट्री क्यों? इन्वेंट्री तो वो होती है जिसको बेचने के लिए खरीदा जाए। अब जाओ फिर इंट्रो में, चैप्टर नंबर 4 चले गए, अक्रूवल एंड प्री पेमेंट चले गए। कुछ एक्सपेंसेस की फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, और उसके लिए क्वेश्चन में वर्ड क्या यूज होता है? स्टॉक। क्या वर्ड यूज होता है? स्टॉक। जैसे राइस स्टेशनरी खरीदे तो 2 तरीके हैं, या तो एक्सपेंस को डेबिट कर दे या इन्वेंट्री को डेबिट कर दे, और उसमें से जितनी स्टेशनरी इस्तेमाल हो जाए उसको एक्सपेंस आउट कर दे, एक्सपेंस डेबिट कर दे और इन्वेंट्री क्रेडिट कर दे, और जो बाकी इन्वेंट्री बचेगी वो प्रीपेड कहलाएगी। जिसके कॉन्सेप्ट इंट्रो के ठीक है उसका सीए हाथ में है। इसलिए पढ़ता फिरता हूं पूरे इंट्रो में कि ये जो नाम नेहाद असाइनमेंट्स होती हैं ये सिर्फ आपका शायद वो पेपर तो पास करवा दे, सीए से आपकी छुट्टी हो जाती है।
पूरे 120 घंटे इंट्रो का कहा करो अपने असिस्टेंट को, ओ भाई सीए करना तो 120 घंटे पूरे पर, फिर तू आगे कहीं नहीं रुकेगा। हर वो बात इंट्रो से लिंक हो रही होगी 99%। हम ढूंढते रहेंगे नई चीजें, बेस वहां बन चुकी है। अब मैं क्वेश्चन लेकर आने लगा, कुछ ये चीजें होंगी और कुछ फॉरेन करेंसी। अब दोनों को क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। पास पेपर नंबर 2 ओपन कर लें। पास पेपर नंबर 2, हुरैरा आप जाग रहे हैं? अच्छा बेटा, कब आया था भाई क्वेश्चन नंबर 2? स्प्रिंग 20 में। क्वेश्चन नंबर 1 था, कितने मार्क्स का? 8 मार्क्स का। तो अगर ये शॉर्ट सही लग गई तो 8 पक्के, और 8 भी पक्के और हार्ट बीट भी नॉर्मलाइज हो जाएगी। ये जो पेपर में उंगलियां कांप रही होती हैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, वो भी क्या हो जाएंगी, स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। इसलिए ध्यान से लेने हैं नंबर, थोड़े थोड़े करके नंबर लोगे। जैसे इंशाल्लाह 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करोगे 50 क्रॉस हो चुका होगा। बच्चा क्या कहता है, मुझे चैलेंजिंग सिखाओ, और मैं हमेशा क्लेम करता हूं सीए बोनस और एवरेज से पास होता है। चैलेंजिंग तो वो 20 नंबर है, उसको आखिरी महीने में देखना कि यार चीजों को कैसे घुमाना सिखा रहा है ये रिवीजन में। अभी नहीं बेटा। आए जी, अपनी बुकलेट देखें, इधर मैं स्क्रीन पर ले आता हूं 1 मिनट में। अपनी बुकलेट देखें, शहरोज आप मेरी तरफ ही रखिएगा। बुकलेट देखें, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, बुकलेट देखें। मैं लड़के शड़के ले आया, बाद में कहेंगे सर लड़के ले आए थे। बेटा आजकल बाबे फिर चल जाते हैं, ब्राइलर नहीं चल रहे हैं। तेरी मेहरबानी, क्यों शर्मिंदा करवा रहा है अपनी साइड को। चलो ध्यान से करें। पूरा क्वेश्चन पढ़े, शाबाश। अभी बोर्ड पे सॉल्व करने बच्चियों ने आके। इस गम से निकल आए कि मेहंदी सही लगी, चूड़ी सही मिली या नहीं मिली, निकल आए इस गम से। अब बड़ी ईद पे जो आपका बकरा होगा उसको हार पहनाएंगे इंशाल्लाह। नहीं तुझे नहीं पहनाना, बकरे को पहनाना है। चलो मेरे बच्चों जल्दी से कर दो, मुझे फिर रिजल्ट आने वाला है। 10 मिनट दे रहा हूं आपको, देखते हैं कौन बच्चा सही करता है। आंसर नहीं देखना ईमानदारी से। क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है, हमारी बुकलेट का पेज 281 है, स्प्रिंग 20 में आया था। क्वेश्चन नंबर 1 था, 8 मार्क्स कैरी कर रहा था। रॉकी रोड लिमिटेड RRL had a stock of 2000 cows on 1/1/19। BD की एंट्री बोले नहीं है। ये बुक्स पर किस वैल्यू पर खड़ा होगा? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के साथ। और ये बायोलॉजिकल एसिड का क्या बनेगा? बैलेंस BD। इसकी एंट्री क्या होगी? BD की कोई एंट्री नहीं, इसका मतलब यहां नहीं आना। अगर सर अंसारी कह रहे हैं बायोलॉजिकल एसिड बनाओ तो यहां हम लिखेंगे। भाई लिखोगे कहां? लिखोगे BD में। आ जाओ, बैलेंस BD आएगा यहां। कितनी काउज है बेटा? और इसे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? फेयर वैल्यू लेस, इसी से करना पड़ेगा। आगे पढ़ता हूं बेटा, रिक्वायरमेंट देख लो जरा क्या है। जनरल एंट्रीज है, इसी में मैं कह रहा हूं कि हम बायोलॉजिकल एसिड अकाउंट भी बनाएंगे। आगे चलें। 1 मई 19 को RRL परचेज 750 काउज। 750 बच्चों इधर फोकस करें, 750 काउ और खरीदनी। उनकी फेयर वैल्यू पर काउ, ये सिर्फ फेयर वैल्यू है। ठीक है,
फर्दर 2 million वर इनकर्ड टू ट्रांसपोर्ट द काउस टू द, बाय करने पर कैरेज इनवर्ड दिया, भाई बाय करने पर कैरेज इनवर्ड दिया, कितना दिया? 2 million, और ये परचेज प्राइस में शामिल नहीं होता, ये परचेज प्राइस में शामिल नहीं होता। कह सकता हूं 1/5/19 को बायोलॉजिकल एसिड बाय किया, ठीक है, ये कौन सी डेट है? 1/5/19। कल जाएं लेक्चर पे, रजिस्टर पे क्या एंट्री पास की थी नया बायोलॉजिकल एसिड खरीदने पर? बायोलॉजिकल एसिड डेबिट किया था, बायोलॉजिकल एसिड डेबिट किया था, फेयर वैल्यू लॉस डेबिट किया था, और बैंक क्रेडिट किया था। बैंक क्या किया था? क्रेडिट किया था। ऐसे ही किया था। क्वेश्चन साइलेंट हो तो फेयर वैल्यू और परचेज प्राइस सेम होते हैं, कल सिखाया था भाई, सिखाया था। अब मुझे बताएं आपके बैंक से कितनी काउस खरीदी गई? एक का रेट जी 56,000, आपने ये भी दिया प्लस 2 million भी दिया, आपने टोटल कितना दिया? आपने टोटल कितना दिया? 44, दोबारा चेक कर लें, 44 million। ये आपने पे किया, ये आपने पे किया। अब याद करें कल का लेक्चर, अगर IAS 16 होता तो PPEEC पर डेबिट होता, IAS 38 होता इंटेंजिबल EC पर डेबिट होता, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती इसी पर डेबिट होती। IAS 41 कल कह के जा चुका, भाई मैं किसी को नहीं मानता, मेरा अपना अंदाज है, और मैं बायोलॉजिकल एसिड को डेबिट करूंगा फेयर वैल्यू लेस। अच्छा, अब मुझे बताएं कितनी काउस है? 750। भाई जरा सब्र, इन्नल्लाह मा साबरीन मेरी जान। ये क्या है? फेयर वैल्यू। लेकिन फेयर वैल्यू पे तो बुक नहीं करना, फेयर वैल्यू लेस, फेयर वैल्यू लेस, दोबारा बोले। इसका मतलब अभी हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ। पढ़ें क्वेश्चन, पढ़ें क्वेश्चन, आगे बढ़ें जल्दी से। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आराम से, जल्दी नहीं करनी। आए जी, 1 अगस्त को उसने कैटल फीड खरीदा। ये कहानी कैटल फीड की चली गई, चारे की चली गई। इसको अभी मैं क्या मार रहा हूं? इग्नोर कर रहा हूं। आऊंगा अभी वापस। अभी मैं क्या ढूंढ रहा हूं? मैंने 1 मई को जो खरीदा है उससे रिलेटेड और कोई स्टोरी हो तो, क्योंकि अगर मैंने कोई मजीद खर्चे किए हुए तो मेरा बैंक मजीद क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्या होगा? मजीद क्रेडिट होगा। और यहां मुझे लेस करना है कॉस्ट टू सेल, फिर ये वैल्यू आ जाएगी और फेयर वैल्यू लॉस बैलेंसिंग फिगर होगी। यही सिखाया था। चलें जी, ये सारी स्टोरी कैटल फीड की है, इसे मैं छोड़ रहा हूं। मैंने तो पाक रुपी में खरीदा, इसलिए ये फॉरेन करेंसी रेट्स भी अभी मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है। ये रेट्स रेलिवेंट नहीं है। ये क्या? फॉलोइंग एवरेज फेयर वैल्यूज पर काउ आर अवेलेबल। ये कब की है? मेरे पास स्टॉक है, ये 50,000 है भाई, ये 50,000 है पक्का। ये किसकी फेयर वैल्यू है भाई? किसकी है? ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है या सिर्फ फेयर वैल्यू है? ये अभी सिर्फ फेयर वैल्यू है, कॉस्ट टू सेल इसमें भी नहीं है। आगे चलें। ये क्या है? 1/5/19 क्या है? फेयर वैल्यू लिखी हुई है। ओके, अभी इसमें से क्या माइनस करना है? आगे चलें। ऑक्शनियर्स चार्ज 2% कमीशन। वो जो ब्रोकर बैठे होते हैं ऑक्शन सेंटर वाले, ऑक्शन सेंटर वाले 2% कमीशन चार्ज करते हैं ऑन फेयर वैल्यू फ्रॉम, तो ये सेलिंग कॉस्ट है। ठीक है, कल याद करें
कॉस्ट टू सेल में कुछ इंक्लूड करना था, कुछ एक्सक्लूड करना था। जाके देखें इंक्लूड क्या क्या करना था। कमीशन और नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। एक्सक्लूड क्या करना था, जाके देखें। अक्सर बच्चे बच्चियों ने लेक्चर रजिस्टर पे नहीं कॉपी किया हुआ है, वो गर्दन तो हिला रहे हैं, हाँ सही कह रहा होगा, लेकिन उनका रजिस्टर उनका साथ नहीं दे रहा। ये गलत अप्रोच है, ये पास होने वाली अप्रोच नहीं है, पास होने वाली अप्रोच नहीं है। यह प्लीज़ अपनी अप्रोचेस को चेंज करें बेटा, अप्रोचेस को चेंज करें। अपने हाथ का लिखा हुआ इंसान हमेशा फ़ायदा करता है, हमेशा अपने हाथ का लिखा हुआ फ़ायदा करता है। दोबारा ध्यान में रखिएगा अपनी नेक्स्ट टाइम। अब मुझे बताएं ये सेलिंग कॉस्ट है या बाइंग कॉस्ट? ये सेलिंग कॉस्ट है। क्या ये कॉस्ट टू सेल में आनी चाहिए? भाई ये कॉस्ट टू सेल में आनी चाहिए कितने %? आगे फर्दर देयर इज अ गवर्नमेंट लेवी। गवर्नमेंट लेवी का मतलब गवर्नमेंट का टैक्स एट 3% एट द टाइम ऑफ। अब मुझे बताएं ये परचेज के साथ लिंक कर रहा है या सेल के साथ? परचेज के साथ। क्या ये कॉस्ट टू सेल है? क्या ये परचेज पर पे करना पड़ेगा? क्या इस 3% से मेरी जेब से पैसे जाएंगे? क्या बैंक क्रेडिट होगा? भाई होगा कितने %? किसका? परचेज प्राइस का। किसका? परचेज प्राइस का। आगे चलें, अब बुकलेट पे लिखें। यार ये बुकलेट इसलिए तैयार करके देता हूं, अपनी बुकलेट्स पे लिखा करें। कल का मैसेज आपको किया हुआ है, आप बुकलेट नहीं लेकर आए, अब लिख लें कहीं साइड पे। ये 3% परचेज प्राइस पर अप्लाई होगा। ये 3% किस पे अप्लाई होगा? परचेज प्राइस पर अप्लाई होगा। सिर्फ समझाने के लिए इधर लिख रहा हूं, पेपर में तो आप सारों को जमा करके ही लिख कर आएंगे। कितनी परचेज प्राइस थी? 750 काउस, एक की प्राइस 56,000। इसका कितने % है भाई? इसका कितने % है? 3%। इसका 3% कितना बना? 12,600 12,60,000। ओके हो गया। और अब जरा इसका शॉर्टकट भी देख लो। लॉन्ग कट भी करवाया करूंगा, शॉर्टकट भी। शॉर्टकट क्या है? ये परचेज प्राइस है और 3% और देना है। अगर कहीं मैं इसके साथ 103% लिख दूं तो कोई एतराज तो नहीं? आंसर वही आएगा और हमें ये स्टेप करना नहीं पड़ेगा। मैं आपको लॉन्ग कट सिखाया करूंगा, शॉर्टकट बताया करूंगा। आप टेस्ट में शॉर्टकट लगाया करें। 103% परचेज प्राइस है और फिर उसमें 20 लाख कैरेज इनवर्ड है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो पहले 20 लाख ऐड कर देते हैं, फिर उसका 3% लगा देते हैं। गलत हो जाएगा। ये 3% गवर्नमेंट लेवी हमेशा परचेज प्राइस यानी इनवाइस वैल्यू पर होती है। तो लिखने परचेज प्राइस मीन इनवाइस वैल्यू। अब जरा ध्यान से आ जाए। एंड 4% एट द टाइम ऑफ सेल ऑन। अब मुझे बताएं ये कॉस्ट टू सेल में 4% होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए। अच्छा, ये 2% कॉस्ट टू सेल में होना चाहिए? होना चाहिए। ये 2% हम उमैर को दे रहे हैं, ये 4% हम शहबाज शरीफ भाई को दे रहे हैं। तो टोटल कितना देंगे? ये 6% क्या है? कॉस्ट टू। ये क्या है? कॉस्ट टू सेल। ये कॉस्ट टू सेल है। यहां तक ओके है? अब आपने ये बैंक दिया, ये बैंक दिया। एक तरीका ये है जो अब मैं करने लगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये 6% माइनस होना है या प्लस? माइनस होना है। माइनस होना है तो अभी कॉपी ना कीजिएगा। मैं क्या करूं, ये वैल्यू लूं और फिर इसका 6% माइनस कर दूं। और आसान तरीका क्या होगा सर? आप इसका 94% ले
लें, आप इसका 94% ले लें, तो इधर 103% ले लें और उधर 90% ले लें, 94% ले लें। बात समझ में आई? अब अगर दिमाग में बैठ गई तो मैं डायरेक्ट कर दूं, तो जब तक मैं आपको ना कहूं ना कॉपी कर लें, जब तक आप कॉपी ना किया करें, क्योंकि व्हाइट बोर्ड होता ही इसलिए कि सारी बात एक ही जगह समझ में आ जाए। अब इसका कितने परसेंट लूं? 103%, और जो वैल्यू आ जाए उसमें कितना जमा करूं? 2 मिलियन टोटल कर दें। 45 एक चीज बता दें, 26 टेट्रा 0 चेक कर लें भाई, यही है। इधर बता दें 39480। अब बताओ फेयर वैल्यू लॉस। सब करें, आप भी करें बच्चों, करना है, कैलकुलेट करना है, सब बच्चे करें। कितना है भाई? 57 भाई, 5780 ओके हो गया। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले, आगे चल सकता हूँ। काइंडली रोज का लेक्चर रोज करें और ये रिजल्ट फोबिया में फॉल ना करें, अदरवाइज आप बहुत पीछे रह जाएंगे। पहले ही रमज़ान की वजह से आप पीछे हैं, ये हमें पता है कि हम कितना पीछे हैं, इसलिए प्लीज़ रोज़ का काम रोज़ करें। 1.5 को हमने बाय कर लिया और बीडी की कोई एंट्री नहीं होनी। अब यहां जरा मुझे बताएं, ओपनिंग में जो 50,000 पड़ा हुआ है, ओपनिंग में जो, क्या उस पर कॉस्ट टू सेल अप्लाई होगी या नहीं होगी? याद देखिएगा, कॉस्ट टू सेल तो हर बायोलॉजिकल एसिड के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि बायोलॉजिकल एसिड स्टैंड ही कहां करता है? फेयर वैल्यू लेस। अच्छा, अब फिर जाएं जरा इंट्रो में, चले गए एनआरवी पर जाएं, चले गए। एक जुमला बोला करते हैं टीचर, वो जुमला क्या बोलते हैं? अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो जो इस साल की सेलिंग प्राइस है अगले साल की भी, जो इस साल का सेलिंग एक्सपेंस है अगले साल का भी। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो उमेर पिछले साल भी 2% कमीशन चार्ज करता था, गवर्नमेंट 4% टैक्स लेती थी। तो कल रात जब ये सीडी था तो कॉस्ट टू सेल उस वक्त भी मौजूद थी, कितने परसेंट पर? 6% पर। कितने परसेंट पर? लिखो एग्जाम फोकस पॉइंट। क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो कॉस्ट टू सेल हर साल सेम रहेगी। क्या कहा? क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो कॉस्ट टू सेल हर साल क्या रहेगी? सेम रहेगी। लिख लिया? अब आ जाओ, अब बताओ क्या करूं? 6% अलहदा कैलकुलेट करूं या सिंपल इसका 94% ले लूं? लें जी 94%, बोलें जी। भाई साहब ये तो मुझे भी पता है, मल्टीप्लाई करना है। 94 मिलियन। जागते रहना बच्चियों, सही आंसर दीजिएगा प्लीज। ओपनिंग डेट बताएं। 1/1/19। नया बायोलॉजिकल एसिड कब खरीदा? 1/5/19। कितने से डेबिट करूं? 39480000 और यहां किसे क्रेडिट कर दूं? बैंक को। लो भाई, यहां तक ओके हो गया। अब क्वेश्चन हम कहां तक पहुंच गए? 1/5/19 तक। 1/5/19 हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब बताओ 1/5/19 के बाद 1/8/19 आया, क्योंकि ईयर एंड तो 31/12/19 को आएगा। अब मैं इसे पकड़ूंगा, ध्यान से, ध्यान से, बहुत आराम से पढ़िए, कोई जल्दी नहीं है। टाइम इसलिए पहले ही अपने शेड्यूल में एडजस्ट किया हुआ। 1 अगस्त 19 RRL इंपोर्टेड, क्या इंपोर्ट किया? कैटल फीड ऑफ US $150
1,50,000 अगेंस्ट 70%, तो 70% तो पे कर दिया। इसका मतलब 1,50,000 का 70% पे कर दिया। कब पे किया? 1/8/19 को। अब यहां पर एक्सचेंज रेट्स हैं, ये क्या है? 1/8/19, 164 रुपए पर डॉलर पे मुझे ये खरीदारी करनी पड़ेगी। 1,50,000 का 70% लीजिए, 1,05,000 डॉलर मुझे 164 रुपए के हिसाब से मिलेंगे। ओके, कह सकता हूं मैंने इतने पैसे दे दिए, ठीक है। अब देखिएगा जरा, कब की एंट्री पास कर रहा हूं? 1/8/19। मेरे साथ रहे, एंट्री को सीख कर चलेंगे फिर मुश्किल नहीं होगी। हम क्या करते हैं, हम एडहॉक बेसिस पर चल रहे होते हैं जी। बैंक को मैंने क्रेडिट किया, कैसे करूंगा? 1,50,000 ज़रब 70% ज़रब 164, कितना जी? 17,220। यहां तक कोई इशू? ओके, आगे चलें। RRL also paid 5% custom duty on import। 5% क्या पे करनी पड़ी? कस्टम ड्यूटी। सोच के बताना, कस्टम ड्यूटी पूरी प्राइस पर पे की होगी या जो मैंने पे किया उस पर? पूरी प्राइस पर। लिख लो, गवर्नमेंट टैक्सेस पूरी प्राइस पर होते हैं, गवर्नमेंट टैक्सेस पूरी प्राइस पर होते हैं, गवर्नमेंट टैक्सेस पूरी प्राइस पर होते हैं। यहां तक ओके भाई? यहां तक ओके? अच्छा जी, अब मुझे ये बता दीजिए, कस्टम ड्यूटी किस डेट पर पे की जाती है? बाइंग डेट पर। किस प्राइस पर? फुल प्राइस पर, इनवाइस वैल्यू पर। इनवाइस वैल्यू कितनी है? ओके, पाक इक्विवेलेंट किसके हिसाब से? और फिर उसका इसका मतलब मुझे फिर बैंक देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? फिर बैंक देना पड़ेगा। कितना? 1,50,000 ज़रब 164 मल्टीप्लाई बाय 5%। बोलें जी? 1 2 3 0 000। ओके, कह सकता हूं बाकी जो है वो मेरा अकाउंट पेबल है या क्रेडिटर है, कुछ भी कह दो, FR2 के लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अकाउंट पेबल फॉर, बोले फीड, बस फीड कह दे। ओके हो गया? क्या करूं? 1,50,000 ज़रब 1, एक मिनट पहले परसेंटेज लगा दे, मल्टीप्लाई बाय 30% मल्टीप्लाई बाय 160, क्योंकि ट्रांजैक्शन डेट पर ही इसको कन्वर्ट करना होता है। कितना बना? 738000। क्या मैं बायोलॉजिकल एसेट खरीद रहा हूं? नहीं, मैं तो कैटल फीड की इन्वेंट्री खरीद रहा हूं। तो डेबिट किसे करूंगा? इन्वेंट्री को। और ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा? कैटल फीड इन्वेंट्री और ब्रैकेट में फीड। टोटल कर दीजिए, टोटल कर दीजिए 25। सही बताना कैलकुलेशन। एक बच्चा कोई और भी वेरीफाई करे। 25,830,000। ओके हो गया? अब फॉरेन करेंसी प्लस बायोलॉजिकल एसेट यहां नहीं है, यहां नहीं है बायोलॉजिकल एसेट। ये देखो कहां है? ये तो इंट्रो में भी खरीदारी किया करते थे, कुछ नकद कुछ उधार, और कोई भी टैक्सेस होते हैं वो बैंक से पे होंगे। तो यहां नहीं कह सकते कि ये IS 41 है, ये फॉरेन करेंसी वाला है। IS 21 था ना, IS 21, ये बायोलॉजिकल IS 41, ये IS 41 और ये IS 21। आगे चले,
फिर क्या कह रहा है, द फीड इज स्पेशली डिजाइन टू प्रोवाइड वाइटल न्यूट्रिएंट्स टू काउज दैट कीप देम हेल्दी एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोड्यूस। यानी अगर काऊ है तो मिल्क की क्वालिटी इंप्रूव हो जाए, और अगर किसी दिन हम उन्हें ज़िबा करें तो हमें उसका गोश्त भी हेल्दी मिले। ठीक, आगे एट ईयर एंड। एट ईयर एंड का मतलब साल का आखिरी दिन। अगर ये 1/1/19 है तो वो 31/12/19 है। 31/12/19 को 30% ऑफ द पेमेंट इज पेएबल। वो हमें पता ही था 70% पे किया, और आगे अगर नहीं पे किया तो वो पेएबल ही है। 30% ऑफ द अमाउंट इज पेएबल। अब ये 30% जो पेएबल है वो तो ये नहीं था, हाँ, लेकिन किस डेट को? 1/8/19 को। ईयर एंड आ गया, अभी तक पैसे नहीं दिए। रिट्रांसलेशन करूं, कौन सा रेट लाऊं? कौन सा स्पॉट रेट? कौन सा? 31/12 का कहां है? ये आ गया। या गेन आएगा या मैं रिवाइज करवाने लगा। ये एसेट है, लायबिलिटी। लायबिलिटी है। कितने पे बुक की थी? कितने पे चली गई? लायबिलिटी ऊपर गई, नीचे डाउन गई। लायबिलिटी डाउन हो तो गुड न्यूज, बैड न्यूज? गुड न्यूज। लायबिलिटी डेबिट गेन क्रेडिट जल्दी से कैलकुलेट कर दो। 31/12 की एंट्री तुम पास करो, सिखा चुका हूं IAS 21 में। जरा जल्दी कर लें, हो गया? चलो जी, क्या लाऊं? 31/12/19 ले आया। गेन है, लॉस है? गेन है। गेन होगा तो अकाउंट पेएबल फॉर फीड, फॉर फीड ये तो डेबिट होगा, और फेयर वैल्यू गेन, सॉरी एक्सचेंज गेन क्रेडिट होगा। एक्सचेंज गेन क्रेडिट होगा, जाएगा PNL में ही, जाएगा PNL में ही। डायरेक्ट कर दूं या वर्किंग शो करूं? मैं वर्किंग करने लगा हूं, क्योंकि ये ना मैं घर पहुंचूं तो मैसेज आया वो सर ये वर्किंग कैसे हुई थी। तो बेहतर है इंसान यहीं पे काम करके जाए, घर जाके आराम से चाय पिए। आराम से ही तो चाय होती है। चलो, अगर खुद ना बनानी पड़े। कितने पे गया? 152 पे। लायबिलिटी क्या हुई? डाउन। लायबिलिटी डाउन हो तो गेन होता है। जी बता दें। 164 और 152, 12 का डिफरेंस है। 1,50,000 ज़रब 30% ज़रब 12 कितना बना? 5 लाख। देख लो, यही है, दोबारा चेक कर लो। पक्का? तो ये 5,40,000 क्या हो गया? एक्सचेंज गेन IAS 21। ओके हो गया। आगे पढ़ो, आगे पढ़ें भाई। क्या कह रहे हैं? ये देखें, वेयरएस 40% ऑफ द फीड इज अनयूज। कितना इस्तेमाल हो गया? और 40 इस्तेमाल नहीं हुआ। अब देखो, यहां 100 पूरा पड़ा हुआ है, यहां 100 पूरा पड़ा हुआ है, इसमें से 40 अभी भी पड़ा हुआ है। अनयूज का मतलब अभी भी पड़ा हुआ है। अगर यूज दे देता, ये ध्यान में रखे, अनयूज का मतलब ये पड़ा हुआ है, तो बाकी जानवर खा गए। जानवर खा गए, एक्सपेंस आउट करो। कल सिखा के गया था, जानवर जो खाएंगे वो एक्सपेंस आउट होगा। जो आपके पास पड़ा हुआ है, आपके उसमें हर्ड में बॉक्स बने हुए, आपने कोई कबर्ड्स बनाई हुई है, जो भी तरीका रखा हुआ है स्टोर करने के लिए, जो वहां पड़ा हुआ है वो इन्वेंट्री। अब बताओ इसका कितने % लूं? 60%। और कहां ले जाऊं? एक्सपेंस में। कैटल फीड एक्सपेंस डेबिट कर दूं और इन्वेंट्री क्रेडिट कर दूं। आए जी, किस डेट को एंट्री पास करो? 31/12/19 को।
कैटल फीड एक्सपेंस डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। कितनी वैल्यू पड़ी हुई है? 25,830,000। कितना अनयूज्ड है? अनयूज 40 है, तो यूज कितना हुआ? तो 60 की एंट्री पास करूंगा, क्योंकि इन्वेंट्री में तो 100 पूरा पड़ा हुआ जी। कितना? 15,498,000 और इधर भी 15,498,000। यहाँ तक ओके हो गया? टाइम पे आएगा ना, तुम्हारी वजह से टेढ़ा मेढ़ा जा रही है चीज़ें। आगे पढ़ो भाई बुजुर्गों, बुजुर्गों आगे पढ़ो। अब क्या हो गया? ईयर एंड आ गया। ईयर एंड आ गया तो रीट्रांसलेशन तो कर दी IAS 21 में। अब क्या है? बायोलॉजिकल एसेट को उनकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे शो करना है। या गेन आएगा या लॉस आएगा। ओके, और उसके लिए कल मैं ये वर्किंग किया करता था। बायोलॉजिकल एसेट अकाउंट बना लेता हूं, बैलेंसिंग फिगर जहां जाती है वहां गेन लॉस पता चल जाता है। ऐसे ही था। अच्छा, बायोलॉजिकल एसेट में देखें सबसे टॉप पे क्या पड़ा हुआ था? BD। भाई क्या पड़ा हुआ था? BD। मजीद कितने का खरीदा? 39,480। कोई एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट की न्यू बॉर्न बेबी आया हो? नो। अगर आता तो बायोलॉजिकल एसेट डेबिट हो जाता और फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट। अब इधर आ जाए, साल का आखिरी दिन 31/12/19। बताएं जी, आपके रेवड़ में आपके पास टोटल कितने जानवर हैं जी? 27। ये कितने हैं? 2000। और नए कितने खरीदे थे? 750। उम्र बताई? नहीं, उम्र नहीं बताई। अगर उम्र बताता तो यहां आखिरी दिन उम्र के हिसाब से फेयर वैल्यूज आ रही होती। क्वेश्चन देखें, वहां उम्र के हिसाब से कोई फेयर वैल्यू नहीं गिवन है। उसने सिंपली क्या बताया? 1 जनवरी को ये फेयर वैल्यू है, 1 मई को ये है, 31 दिसंबर को ये है, एवरेज ये है। अब बैलेंस शीट तो एज ऑन होती है। कितनी है फेयर वैल्यू? 61,000। अब ये फेयर वैल्यू है या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है? ये फेयर वैल्यू है। कॉस्ट टू सेल कितनी है? 6% है। शाबाश, बनाओ CD। सब बच्चे CD बनाओ, सब बच्चे CD बनाओ जल्दी से, जल्दी से CD बना दो। बैलेंस CD टोटल कितनी हुई? 2000 है और 750 भी है। 2750। एक ही फेयर वैल्यू बताएं। और कॉस्ट टू सेल ऐड होना है लेस होना है? लेस होना है। तो फिर 106 करूं या 94 करूं? 94 बोलें जी। 15,768 5,000। कौन सी साइड बड़ी है भाई? देखें कौन सी साइड बड़ी है? क्रेडिट। 15,768 5,000 और इधर भी 15,768 5,000। फेयर वैल्यू गेन आ गया। फेयर वैल्यू गेन किस डेट पर? 31/12/19 पर। बैलेंसिंग फिगर कितना गेन आया? 2420 5,000। लो मेरे बच्चों, 2420 5,000। ये फेयर वैल्यू गेन है। एंट्री बोल दें। बायोलॉजिकल एसेट डेबिट हो जाएगा। बायोलॉजिकल एसेट डेबिट और फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट। कितने से? 2420 5,000। 2420
000। ओके हो गया? कॉपी करें, ध्यान से कॉपी करें। अब अगली बात ध्यान से सुने, मेरी बात सुने। ये भी हो सकता था कि यहां मैं एक्सपेंस को डेबिट कर दूं। किसे डेबिट कर दूं? याद करें, हम जो देते हैं उसकी एंट्री क्या पास करते हैं? एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। कर सकता था, कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर यहां जाके मुझे कौन सी एंट्री पास करनी पड़ती? प्रीपेड की। किसकी? और प्रीपेड की एंट्री किस पर होती? जो बच गया। अभी किस पे है? जो लग गया। दोनों बातें समझ ले। जितना लिया उसे इन्वेंट्री में डाल दिया, जो खर्च हुआ उसे एक्सपेंस में डाल दिया। क्या कहा? जितना लिया उसे इन्वेंट्री में डाल दिया, जितना खर्च किया उसे एक्सपेंस में डाल दिया। अब दूसरा सुने, जितना दिया उसे एक्सपेंस में डाल दिया, जितना बचा उसे प्रीपेड में डाल दिया। ओके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ओके, अब सुनो भाई, R2 में सिर्फ एक इशू है और वो है बहुत ज़्यादा रूल्स, और कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं होगा आप R2 की क्लास पढ़ रहे हो, आप कहें यार ये पता नहीं किधर जा रहा है, मैं किधर जा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। लेकिन सारे रूल्स याद कब रहेंगे? प्रैक्टिस। बार बार आप रिटेंशन करेंगे तो होगा, अदरवाइज स्टैंडर्ड आपस में लड़ना शुरू कर देंगे और उनकी लड़ाई का नुकसान आपको होगा और किसी को नहीं होगा। कभी आप कहें पड़ोसियों को होगा नुकसान, पड़ोसियों को कोई नुकसान नहीं होना। पड़ोसियों ने तो हर 6 महीने के बाद पूछना है, हाँ भाई कितने पेपर हो गए, और वो इतने आराम से पूछते हैं जैसे कोई आईकॉम या एफएससी बच्चा कर रहा है, आईकॉम या आईसीएस कर रहा है, ये वही बच्चा है ना? जी सब पढ़ लिया था सर, हमें पीछे ही रहने दें, आप फ्रंट पे चले जाएं। जो फ्रंट पे जाता है ना फिर वो तुम्हें पता वीको डाले में गायब हो जाता है, फिर इसका सॉफ्टवेयर तब्दील होता है। तो मुझे अपना सॉफ्टवेयर तब्दील करने का कोई शौक नहीं है, मैं पीछे ही सही हूँ भाईजान। फिर बाद में पहले वो सोशल मीडिया पे उल्टी सीधी, फिर बाद में इंटरव्यू देते हैं जी आइंदा नहीं होगा। तो बेहतर नहीं कि मैं पहले ही कहूँ भाईजान मैंने कुछ नहीं करना। अब इसका नंबर आने वाला है, आज के स्टेटस भी जो है ना वो बड़े जानलेवा होते हैं, सेट हो जाएगा बच्चा। आधे तो वैसे ही हंसी आ रही हो, ये सारी चीज़ें हमने याद करनी है। रहीम यार खान ठीक हो जो, हाँ आए जी। जी बच्चों, एक्सक्यूज मी, क्या है स्कोप? किसका स्कोप? IS 41 का। IS 41 एग्रीकल्चर कवर्स द फॉलोइंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। तो एक्टिविटी कौन सी होनी चाहिए? एग्रीकल्चर, ठीक है। बायोलॉजिकल एसिड्स एक्सेप्ट फॉर बियरर प्लांट्स, इसका मतलब बियरर प्लांट्स पर IS 41 अप्लाई। अब फौरन दिल में चाहत किस चीज की हुई? बियरर प्लांट्स क्या होते हैं यार? बेर तो सुने थे कि बेर होते हैं, ये बियरर प्लांट्स क्या होते हैं भाई? थोड़ी देर में पता चलेगा। अभी जहन में पक्का कर लें कि बियरर प्लांट्स पर IS 41 अप्लाई नहीं होता। अच्छा, फैमिली में बड़ों की लड़ाई हो ना, बड़ों की लड़ाई हो तो एक दूसरे के बच्चों के साथ बड़ी मोहब्बत रहती है। अम्मा से बात नहीं हो रही है लेकिन अम्मा के बच्चे से बात हो रही है, और ये होना चाहिए कि बड़ों की लड़ाई में बच्चे शामिल ना हो। बड़ों का अपने बड़ों के लिए अदब होना चाहिए, ठीक। अब बायोलॉजिकल एसिड पर IS 41 अप्लाई होता है लेकिन बियरर प्लांट्स पर अप्लाई, लेकिन बियरर प्लांट्स पर जो फल लगता है उस पर 41 अप्लाई होता है। इसका मतलब ये दो भाई हैं, इनकी आपस में पंगेबाजी है। बायोलॉजिकल एसिड में बियरर प्लांट शामिल नहीं है, उसने जीना मरना खत्म किया हुआ है। अभी थोड़ी देर के बाद उसका बच्चा आ जाएगा तो उसे क्या कहेगा? ले रसमलाई खा। वो कहेगा ये मेरा बच्चा है, वो कहेगा चुप, ठीक है। ऐसे ही ये कौन है?
बियरर प्लांट, इसमें क्या अप्लाई नहीं होता, IS 41 लेकिन बियरर प्लांट पे जो फल लगेगा उस पे अप्लाई हो। तो लिखो। सारे सिखाएंगे, सारे ऐसे थोड़ी हो जाएगा प्लांट, आप उस फल के चक्कर में हैं। लिखें भाई, इधर ही लिखें अपनी बुकलेट्स पे। जो बुकलेट्स के बगैर हैं वो बुकलेट के बगैर ही बैठे हैं, शाबाश, जहाज हैं वो। बियरर प्लांट पे तो अप्लाई नहीं होता, लेकिन उस पर लगने वाले, अब ये ना कह देना उस पर लगने वाले दूध पे अप्लाई होता है। प्लांट पे फल लगता है और गाय दूध देती है, क्या लिखा है, लेकिन उस पर लगने वाले, बोलो, फल पर। तो दुआना ना लिख दियो अपने वजूद के हिसाब से, हाँ फल, चेरी लिख, कोई डिसेंट फल लिख यार, तुझे हाँ फल कर दिया, चल फल कर दे। आगे आओ भाई, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। अब देखो वो पॉइंट आ गया, जब हार्वेस्टिंग करूंगा तब IS 40 तब IS 40, और जैसे ही हार्वेस्टिंग करके फारिग होऊंगा IS 2। ओके हो गया। इसलिए देखो क्या वर्ड लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट एंड गवर्नमेंट ग्रांट। अभी गवर्नमेंट ग्रांट नहीं पढ़ा रहा हूं। IS 41 डज नॉट अप्लाई टू, क्या कहता है, हार्वेस्टेड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, क्योंकि उसमें तो क्या लगेगा, IS 2 लगेगा। आगे सुने, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। कभी खेत होते हैं, कभी बाग होते हैं, कभी खेत होते हैं, कभी बाग होते हैं। बाग भी जमीन पर होते हैं और खेत भी जमीन पर होते हैं। तो एक जमीन होती है, उसके ऊपर दरख्त होता है, दरख्त के ऊपर फल होता है, फल के ऊपर ये बैठा हुआ होता है। क्या कहा, जमीन, जमीन के ऊपर दरख्त, दरख्त के ऊपर फल, फल के ऊपर अपना कमांडो। ठीक है, आओ जी, लैंड रिलेटिंग टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी IS 41 डज नॉट अप्लाई। इसका मतलब किस पे अप्लाई नहीं होगा, लैंड लैंड पर। कौन सी लैंड पर, एग्रीकल्चर जिस पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो रही है, उस पर क्या अप्लाई होगा, या 16 या 40। मैं अप्लाई करना सिखाऊंगा, परेशान नहीं होना। बियरर प्लांट्स, ये क्या कह रहा है, कवर करता है बायोलॉजिकल एसिड एक्सेप्ट बियरर प्लांट। तो नीचे वो कह रहा है कि IS 41 नहीं अप्लाई होता, किस पर, बियरर प्लांट्स पर, रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। हाउएवर IS 41 डज अप्लाई, डज अप्लाई का मतलब अप्लाई होता है टू द प्रोड्यूस ऑन दोज बियरर प्लांट्स। ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें अब करवा रहा हूं। इंटेंजिबल एसेट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी IS 38 इंटेंजिबल एसेट्स अप्लाइज। अगर कहीं आपकी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में IS 16 के साथ IS 38 की भी कोई एसेट्स इस्तेमाल होते हैं तो उस पर भी IS 38 लगेगा, IS 41 नहीं लगेगा। और मिल्किंग करते हुए अब तो मशीनें आ गई हैं। अगर कभी आप देखें नेशनल जियोग्राफिक चैनल पे वो डेयरी फार्म्स का वीडियो दिखा रहे होते हैं, तो वहाँ पर ह्यूमन बींग्स की इन्वॉल्वमेंट मिनिमाइज हो चुकी है, मिनिमाइज हो चुकी है। एवरीथिंग जो है वो ऑटोमेशन पे चली गई है। इवन मिल्किंग भी अब ऑटोमेशन पे हो रही होती है। हम तो मुसलमान हैं ना, तकबीर पढ़ के गोश्त खाते हैं, अदरवाइज़ हमें यही बाहर जाके फ़िक्र होती है हलाल है या नहीं। अल्लाह करे हम जैसे इससे बचते हैं ऐसे ही हराम कमाई से भी हम महफूज रहने वाले हों और बचने वाले हों। बाकी दुनिया के मुल्कों में ज़िबा करने का तो रिवाज नहीं है ना, वो तो सिंपल मशीन पे डालते हैं जानवर को और मीट भी तैयार हो जाता है। तो मिल्किंग भी ऑटोमेशन पे जा चुकी है और मीट का बनना भी ऑटोमेशन पे जा चुका है। ठीक है, हाँ तो परेशान ना हो, तेरा ट्रिमर नहीं लेके जाएंगे क्योंकि उनके पास मशीनें होती हैं, वो ऑटोमेटिक जो है वूल डिटैच कर लेते हैं। ठीक है, तूने टेंशन नहीं लेनी कि उसी से मैं अपने बकरे की शेव कर रहा हूँ, उसी से मैं अपना ख़त बना रहा हूँ, ये तो काम ख़राब हो जाएगा। टेंशन तूने नहीं लेनी यार। आओ जी, कल ये सिखा दिया था मेरे बच्चों, इसमें कोई पॉइंट रहता हो तो पूछ लो। याद कौन करेगा यार, हम ही करेंगे यार, अंसारी क्यों मजाक करता है। चलो जी, क्या आ गया, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का मतलब क्या है, डेफिनेशन, मैनेजमेंट ऑफ
बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड बायोलॉजिकल एसेट हार्वेस्टिंग। अफ्रीका के जंगल में आज एक हथनी ने एक न्यूली बॉर्न एलिफेंट को पैदा किया अफ्रीका के जंगलों में। क्या बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की मैनेजमेंट हुई? अफ्रीका के जंगलों में तुम जा सकते होगे, मैं तो नहीं जा सकता। तो भाई याद रखें, अगर किसी जंगल में किसी एनिमल के न्यू बॉर्न बेबी हुआ, या किसी जंगल में किसी पहाड़ के ऊपर किसी दरख्त पे कोई फ्रूट, ड्राई फ्रूट लगा और उसकी कोई मैनेजमेंट नहीं की, तो आप ये नहीं कह सकते ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है। क्या कह रहा है? मैनेजमेंट, मैनेज किया है। अगर बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को मैनेज किया है तो वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, अगर मैनेज नहीं किया तो फिर वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं है। आप अक्सर देखते हैं पहाड़ों पे जड़ी बूटियां होती हैं, लेकिन कोई उनकी मैनेजमेंट नहीं कर रहा होता, तो फिर वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में उनका पैदा होना शामिल नहीं होगा। तो जानवर की पैदाइश हो या किसी दरख्त पे कोई बूटी, कोई फल या कोई और चीज लग रही हो, उसको एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं कहेंगे जब तक उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो रही होगी। या तो सेल कर रहे होंगे या एडिशनल बायोलॉजिकल एसिड लाना चाह रहे होंगे। अक्सर आप ये देखते हैं, लाहौर वाले जानते हैं, शादमान के पास परिंदों की एक मार्केट है, ट्विंटल मार्केट उसे कहते हैं। वहाँ पर आप कहें यार मुझे ये परिंदा चाहिए, वो कहते हैं नहीं ये नहीं हम बेच सकते। आप कहते हैं यार ये क्यों नहीं बेच सकते? तो वो कहते हैं ये हमने ब्रीडिंग के लिए रखा हुआ है, यहाँ से हम नए परिंदे जो हैं वो पैदा होंगे, फिर उन्हें हम सेल करेंगे। इस ओरिजिनल जो पेयर है इसको हम सेल नहीं कर सकते। तो सम टाइम हम सेल के लिए रखते हैं और सम टाइम हम एडिशनल बायोलॉजिकल एसिड लाने के लिए। कन्वर्जन इनटू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, सम टाइम हम प्लांट या जानवर इसलिए रखते हैं ताकि मिल्किंग करें या उससे फल लेते हैं। दो ही है ना, या तो लिविंग एनिमल है या लिविंग प्लांट है। अच्छा, मैं एक जगह पढ़ रहा था इसमें परिंदे भी शामिल हैं। हम एनिमल से क्या मुराद लेते हैं? जानवर। तो परिंदों को उड़ने वाले जानवर कहा जाता है। अब ये ना उड़ना शुरू कर दी तो तेरी मेहरबानी अंसारी, मुझे इसमें भी फॉल करवाया। ठीक है, चलो आओ मेरे दोस्तों। और कुछ परिंदे हलाल भी हैं खाने के लिए। ठीक है, चले भाई, इसे अभी छोड़े। बड़ा मुर्गी तुझे याद है, मुर्गा कभी नहीं याद आता। कमाल हो गया यार, कमाल ही हो गया यार। छोड़ो, इन बातों को भी छोड़ दे, ये सिखाऊंगा लेकिन अभी इनका राइट टाइम नहीं आया। आए जी, क्या कहता है? बियरर प्लांट्स। उमैर भाई आ गए जी। बियरर प्लांट्स क्या होते हैं? IS 16 अप्लाइज टू बियरर प्लांट्स। और बियरर प्लांट पे जो फल लगेगा IS 41, और बियरर प्लांट पर। अब आपने कहा हो बियरर प्लांट है कौन सा जिसकी वजह से IS 41 से उसे निकाला गया? जैसे हर वजीर आजम निकलने के बाद क्या कहता है? कोई पूछता है क्यों निकाला, कोई कहता है इसने निकाला। हाँ भाई, तेरा वाला क्या कहता है? इसने निकाला। और नून लीग वाला कौन है? नून लीग वाला यहाँ बैठा हुआ कहेगा भी नहीं आजकल, जितना उन पे बुरे हालात आए हुए हैं। चलो, अ बियरर प्लांट इज अ लिविंग प्लांट दैट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर। कहते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उससे मिलेगा हमें। इज एक्सपेक्टेड टू बियर प्रोड्यूस फॉर मोर देन, ये है पॉइंट। आप में से किसी का बाग हो? किसी का बाग हो? नहीं। अगर किसी के पास कोई बाग है, लेट से संतरे का बाग है, अमरूद का बाग है, आम का बाग है, तो फिर हर साल उस बाग में आम ही आते हैं। तो कह सकता हूँ ये ऐसा प्लांट होगा जो हमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस देगा फॉर मोर देन 1 ईयर। अच्छा, पहले तो ज़माने कुछ और थे, लेकिन अब तो साइंस इतनी तरक्की कर गई कि एक ही खेत में एक साल में 4 डिफरेंट फसलें ले रहे होते हैं। कभी उस पर गंदम हो रही होती है, थोड़ी देर के बाद उसी खेत में सैर करने जाएं तो चावल बीजा हुआ है, और थोड़े दिनों के बाद जाएं तो टमाटर उगा हुआ है, उसके बाद आलू हो रहे हैं, उसके बाद उस पर भिंडी चल रही है, हरी मिर्च चल रही है, और माशाल्लाह उस पर दुआने चल रहे हैं। नहीं,
अब यहां पर क्या है, आप उस बाग को चेंज नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता आम के बाग में आप कहें यार इस साल आम लूंगा अगले साल अमरूद लूंगा, जो आम आ रहा था वो बिक गया। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट प्लीज अपनी जमीनों पे ना कीजिएगा। दोस्त की हो तो कोई टेंशन की बात नहीं। ये वाला पॉइंट इसे बाकियों से क्या कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है। कौन सा पॉइंट, कौन सा पॉइंट, मोर देन वन पीरियड। अच्छा, एंड हैज अ रिमोट लाइकलीहुड ऑफ बीइंग सोल्ड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सेप्ट फॉर इंसिडेंटल। आम का बाग था, इस पागल ने कुल्हाड़ी पकड़ी और सारे आम के दरख्त को, दशहरी आम, चौसे आम के दरख्त को काटना शुरू कर दिया। किसने कहा ये क्या कर रहा है, कहता है लकड़ी बेचूंगा। ठीक है, इसका मतलब है कोई पागल ही ऐसा कर सकता है, और वो पागल आमतौर पे मार्केट में कम होते हैं। ये देखें क्या लिखा हुआ है, हैज अ रिमोट लाइकलीहुड ऑफ बीइंग सोल्ड एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्सेप्ट फॉर इंसिडेंटल स्क्रैप सेल्स। कहते हैं ये नहीं है कि उस पे फल लगने हैं और कोई आदमी उठे और उसको क्या कर दे, काटना शुरू कर दे कि यार मैं लकड़ी बेचूंगा। हालांकि लकड़ी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, लेकिन बियरर प्लांट की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि लकड़ी बेचना लॉजिकल नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर जो फल लगना है वो ज्यादा फ्रूटफुल है, वो ज्यादा फ्रूटफुल है। हाँ, समटाइम ऐसा होता है। अब मैं तो, मेरे वालिद साहब के तो थे अल्लाह का शुक्र बाग, लेकिन मैं तो शहरी आदमी, गांव का कोई बच्चा बता सकता है, समटाइम कोई ऐसा दरख्त होता है जिसपे फल तो आ रहा होता है, लेकिन 1-2 साल के बाद उस दरख्त में कोई कीड़ा वीड़ा लग जाता है, उसकी जड़ों में बैठ जाता है। अब बाकी बाग को बचाने के लिए उसे काटना पड़ता है और रूट से काटना पड़ता है। इसलिए कह रहा है कि ऐसा हो सकता है कि कभी मजबूरी बन जाए, दरख्त को काट कर उसकी लकड़ी को बेच रहे हो। वो इसमें नहीं आएगा, वो बियरर प्लांट नहीं है। क्या लिखा हुआ है ये देखें, यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ, और इज एक्सपेक्टेड टू बियर प्रोड्यूस फॉर मोर देन। जब लकड़ी एक दफा काट दी तो लाइफ खत्म हो गई, भी दूसरे साल में तो लकड़ी नहीं होगी ना। तो इसका मतलब ये फलदार दरख्तों की बात हो रही है। वो बात करूंगा कि कुछ ऐसे दरख्त होते हैं जिनको उगाया ही इसलिए जाता है कि उसकी लकड़ी काट के बेचेंगे। ठीक है, आगे व्हेन बियरर प्लांट्स आर। अच्छा भाई, ये बात तो मैंने जवाब दे दी। अब ये ना हो थोड़े दिनों के बाद कल कोई फलदार दरख्तों की पूरी करेक्टरिस्टिक ले आओ अंसारी साहब, ये दरख्त कौन सा होता है, ये कौन सा होता है। भाईजान, मुझे IAS 41 आता है, मुझे दरख्तों की पहचान नहीं है और ना मुझे डंगरों की पहचान है। आगे चलो, when bearer plants are no longer used to bear produce, they might be cut down and sold as scrap, for example for use as firewood। हाँ, बाग ने फल देना ही छोड़ दिया। मेरे ख्याल में बागों की भी लाइफ होती होगी, लाइफ होती है भाई, बागों की लाइफ होती होगी। इसलिए इन्होंने ये पॉइंट दिया है कि जब उनकी लाइफ एक्सपायर्ड हो जाएगी तो फिर उसे रखने का कोई फायदा नहीं है, फिर हम उसको कट डाउन करेंगे और उसकी लकड़ी को बेच देंगे। ये लकड़ी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही कहलाएगी। प्रोड्यूस ग्रोइंग ऑन बियरर प्लांट इज अ बायोलॉजिकल एसिड। IAS 41 इज अप्लाइड ऑन सच प्रोड्यूस। MCQ आ सकता है, 2 नंबर का नोट आ सकता है। क्या नोट आ सकता है, बियरर प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ कितनी है, 3 है। पूछ सकता है बियरर प्लांट पर IAS 41 अप्लाई होता है, नो। बियरर प्लांट के प्रोड्यूस पर IAS 41 अप्लाई होता है, जी यस अप्लाई होता है। ठीक है, आगे आ जाए। नॉन बियरर प्लांट्स, अब ये जो आगे प्लांट्स बता रहा है ये बियरर प्लांट्स नहीं है। प्लांट्स कल्टिवेटेड टू बी हार्वेस्टेड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ट्रीज ग्रोन फॉर यूज एज लंबर। उमर भाई, हमने दरख्तों को बड़ा किस लिए किया है, लकड़ी के लिए। अब देहार की लकड़ी जिस दरख्त से आती होगी उसको तैयार फल के लिए नहीं किया जाता। कई सालों की फसल भी देहार या संदल, और एक तीसरी भी बड़ी मशहूर है, देहार संदल, एक और होती है सोगवार कहते हैं, सागवार कहते हैं, सागवान। सागवान, ये 3 लकड़ियां जो है ये दुनिया
मशहूर थी। नहीं, पाकिस्तान में तो अब है ही नहीं सागवान, अमेरिका से आती है ज़्यादातर, और उसका सोफ़ा या बेड लेने चले जाओ तो अपने आप को बेचना पड़ता है, फिर मिलेगा। और जितना ये दियार कह के बेचते हैं वो सारा येलो पेन होता है, लकड़ी वाला। अगर कोई बच्चा बैठा हुआ है जिसको पहचान है वो जानता है। अब संदल या दियार जो हैं पाकिस्तान में बहुत रेयर हैं, उनकी डुप्लीकेट चाइना से माशाल्लाह हर चीज़ की आ रही है। ठीक है, आ जाओ भाई, आपने क्या किया, दरख्तों को बड़ा किया, किस लिए? लकड़ी काटने के लिए। तो अब ये बियरर प्लांट नहीं, अब ये बियरर प्लांट नहीं है। Plants cultivated to produce agriculture produce and more than a remote likelihood that the entity will also harvest and sell the plant as agricultural produce other than as incidental scrap sales. Trees that are cultivated both for their fruit and their फ्रूट के लिए भी किया है और किसके लिए है? जब उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी तो हम उसे क्या कर देंगे? लकड़ी काट के बेच देंगे। यहां क्या है? प्लांट्स कल्टीवेटेड। और बियरर प्लांट्स में क्या था? कहीं कल्टीवेशन का वर्ड नहीं है। इसलिए जो ऑर्चर्ड होते हैं ना, बाग होते हैं, उनको कल्टीवेट नहीं किया जाता। वो तो खुदा की कुदरत है, जब उसका सीजन आएगा तो उस पर खोशे लगेंगे, फिर वो फल बड़ा होगा, उसके अंदर अल्लाह पाक अपनी कुदरत से रंग भी भरेंगे और रस भी भरेंगे। लेकिन यहां वो क्या कह रहे हैं? नॉन बियरर वो हैं जिन्हें हमने कल्टीवेट किया। ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक ही खेत में 4 तरह की साल में 4 फसलें आ रही हैं, हर क्वार्टर में डिफरेंट फसल। तो फिर क्या करते हो? उसे तुम कल्टीवेट करते हो, खेत में हल चलाते हो। अब तो खैर ऑटोमेटिक सारा सिस्टम हो गया। पहले आप वो देखते थे, बैल होता था, पीछे किसान होता था, वो नेचुरल होता था, फिर उसका जायका भी नेचुरल होता था। अब सारा साल खीरे मिलते हैं क्योंकि वो इंजेक्शन वाले होते हैं। उन खीरों में वो जायका नहीं है जो बचपन में अम्मा खिलाया करती थी, पता लगता था अम्मा कोई खीरा खिला रही है। उसकी रीज़न क्या है? नॉन वेदर जो है वो क्रॉप्स आ गई बेटा, नॉन वेदर क्रॉप्स सारा साल अब मिलती हैं, और सारा साल फार्मी होती हैं। और फार्मी इसलिए होती हैं कि हम उसे क्या कर रहे होते हैं? कल्टीवेट कर रहे होते हैं। तो बियरर प्लांट को कल्टीवेट नहीं करते और नॉन बियरर को कल्टीवेट करते हैं। एनुअल क्रॉप्स मेज भी हो सकते हैं, और मकाई है, गंदम है, चावल है, बाजरा है, जौ खाता होगा, मूंगफली, चने और रेवड़ी। ये रेवड़ी भी होता है। वाह मेरी जान, सही जा रहा है मेरी जान। तू तो खालू के पहले इंटरव्यू में फेल हो जाएगा। अब सुनो, दीवानगी की कोई हद होती है। ये बाहर निकला, लोगों को कहते हैं सर ने बियरर प्लांट पढ़ाया है, मैं आज हॉस्टल में बियरर एनिमल पढ़ाऊंगा। तो IS 41 कह रहा है, मोटू नोट दैट देयर इज नो एनिमल इक्विवेलेंट ऑफ। तो फिर बियरर एनिमल नहीं होता, सिर्फ क्या होता है? बियरर प्लांट होता है। अच्छा, इसी तरह दरख्तों से मिल्किंग नहीं होती। बाल्टी लेके दरख्त के नीचे बैठ जाए, ओए अंसारी ने कहा था बायोलॉजिकल एसिड से मिल्किंग होती है। तो डिपेंड करता है कि एनिमल है या प्लांट है। प्लांट से क्या मिलेगा? फल मिलेगा, सब्जी मिलेगी, और काऊ से मिल्किंग मिलेगी। ठीक है बेटा, पढ़े जी, पढ़े पढ़े जी। बियरर प्लांट है, जब उसकी एंड ऑफ लाइफ पे सेल करेंगे तो उसको किस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही कहेंगे, क्योंकि लकड़ी तो बिक रही है ना, और लकड़ी जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होती है, लेकिन उसको अदर इनकम कहेंगे, क्योंकि मेन मकसद उसकी लकड़ी नहीं था, उसका फल था। इसलिए उसने वर्ड यूज़ किया स्क्रैप सेल। स्क्रैप सेल का मतलब होता है जो आपको थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे। फातिमा लिमिटेड हैज़ अ फॉरेस्ट एसेट, द टोटल वैल्यू ऑफ द ग्रुप फॉरेस्ट एसेट इज 34 मिलियन, 3400 मिलियन। जी भाई, फ्री स्टैंडिंग ट्रीज 2500 मिलियन के। जिन दरख्तों पे के नीचे जमीन है, उस जमीन की वैल्यू 500, और जंगल में रास्ते भी बनाए हुए होते हैं, रोड बनाए हुए होते हैं। पाकिस्तान में ये गरीब के बाल, पंजाब में एक वही है जो नहीं, ये जो है यहाँ मुल्तान रोड पे जो उन्होंने आर्टिफिशियल ओपन किया हुआ जंगल, मैं रख के दूंगा छांगा मांगा। मुल्तान रोड पे छांगा मांगा यार, जहाँ हम अक्सर बच्चियों को कहते हैं कि तो मैं इधर की सैर करवाते, बच्चियाँ कहती है खुद ही चले जाओ मौलवियों। राना रिजॉर्ट, राना रिजॉर्ट, राना साहब। तो राना साहब जो है
उन पे रोड बने हुए हैं, चाहे वो मिट्टी के बनाए हुए हैं, उन्होंने फुटपाथ से बनाए हुए हैं और जॉगिंग ट्रैक्स भी हैं, तो कितना 400 टोटल कितना बना। शो हाउ द फॉरेस्ट वुड बी प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बताएं जी इनमें बायोलॉजिकल एसेट कौन से हैं जी? ट्रीज, ये ट्रीज है। लैंड जो है बायोलॉजिकल एसेट अभी पढ़ा के आया हूं, ठीक है, वो IS 16 में जाएगा। आए जी, बुकलेट ओपन करें, एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़े आई कैप की, एग्जाम्पल नंबर 2। जी भाई, रोड भी पीपीई में, भाई रोड भी पीपीई में, लैंड भी पीपीई में, और जो ट्रीज हैं वो बायोलॉजिकल एसेट्स में। और कल पढ़ाकर गया था बायोलॉजिकल एसेट्स भी नॉन करंट एसेट होते हैं। तो फिर अभी तक नॉन करंट एसेट्स में कितनी चीजें आ गई? जितना सिलेबस कवर हुआ है, जितना सिलेबस कवर हुआ है, मैंने उल्टे हाथ की देनी है, उल्टे हाथ की देनी है, बस दे के फिर सॉरी कर लूंगा। बहुत सारी आ गई है, उमर बहुत बेईमान आदमी है। सुनो भाई, डेट इन्वेस्टमेंट याद है? अगर उसको टिल रिडेम्पशन हमने रखा है तो वो करंट है नॉन करंट है? वो नॉन करंट है। बायोलॉजिकल नॉन करंट है, 38 नॉन करंट है, 16 नॉन करंट है। ठीक है बेटा, तो ये नहीं कि इंट्रो और FR1 की तरफ से पीपीई को याद करते रहे। तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे फाइनल अकाउंट में तो ये सारी चीजें किस में आ रही होंगी? नॉन करंट में। ये कल सिखाऊंगा आपको। एग्जाम्पल 2 कब सिखाऊंगा? कल इंशाल्लाह, जिंदगी रही तो। जी भाई, इंसान बन जाओ, बाद में तुमने कहना अंसारी साहब गलती हो गई। लो जी, स्कोप बता दिया, कहाँ अप्लाई होगा कहाँ अप्लाई। कल बायोलॉजिकल एसेट की डेफिनेशन बता दी थी, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया वही है जो एसेट का है। इनिशियल मेजरमेंट कल सिखा दी थी, फेयर वैल्यू लेस गेन लॉस भी कैलकुलेट करना सिखा दिया, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट भी करा दी। डिस्क्लोजर आपको पता है हम सबसे लास्ट में करते हैं। जी भाई ठीक है, आगे जी बायोलॉजिकल, ये नहीं करवाया था यार, ये क्या चीज है? परचेज किया था तो क्या एंट्री पास की थी? बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, फेयर वैल्यू लॉस डेबिट और कैश, और नया बायोलॉजिकल एसेट मिला था, बॉन्ड हुआ था, बॉन्ड। बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट। नहीं ना यार, ना यार, सब सिखा चुका अल्लाह के फजल से। कल सिखा के कहता प्राइस चेंज और फिजिकल चेंज। प्राइस अप हो तो क्या एंट्री है? डेबिट, फेयर वैल्यू गेन, और प्राइस की वजह से वैल्यू डाउन हो जाए तो फेयर वैल्यू लॉस डेबिट, बायोलॉजिकल एसेट क्रेडिट। फिजिकल की वजह से बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट, और डाउन हो जाए फेयर वैल्यू लॉस डेबिट, बायोलॉजिकल एसेट क्रेडिट। कल ये सारी कैलकुलेशन भी हमने अल्लाह के फजल से कर ली थी बेटा। जी ना 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 ना, वही OCM किसने कहा? ना यार ऐसे ना कर यार, यहाँ OCI की कोई जिक्र नहीं है। जी भाई सिखा दिया सुबह आकर? ठीक है, एग्जाम्पल 8 पढ़े, वो 11 की थी, 8 पढ़े, इंसान बने। मुझे जाया करना आता है बच्चों को, ठीक है, इंसान बन जाओ, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गायब हुए। कह रहा है मिल्क जो मिला है उसकी ट्रीटमेंट बता दो, तो क्या कहेंगे? एट द टाइम ऑफ मिल्किंग IS 41 और एंट्री होगी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डेबिट, फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट, आफ्टर द हार्वेस्ट इन्वेंट्री डेबिट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्रेडिट। इसलिए ये एग्जाम्पल नहीं करवाई थी क्योंकि 11 कर लें तो ऑटोमेटिकली ये कवर हो जाती है। आप गौर से सुने भाई,
बायोलॉजिकल एसेट्स अटैच्ड विद लैंड, आप में से किसी का बाग हो जो हवाओं में हो, उमैर का बाग हवाओं में है, मुझे लगता है इसका जो घर होगा वो भी हवाओं में होगा और इसका जो पार्टनर होगा वो भी ख्यालों में होगा, हकीकत में तो कोई से मिलना नहीं, इतना ये लंबा है वो सीढ़ी की तरह। चलो किस्मत इसकी आगे। बायोलॉजिकल एसेट्स अटैच विद लैंड, सेपरेट मार्केट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स नहीं है, नहीं अज्यूम कर रहा हूं, मतलब बाग है तो जमीन के साथ उसकी कीमत लग रही है। किसी ने कहा खाली दरख्त, तो उसने कहा जब दरख्त इसमें से निकालूंगा तो कोई वैल्यू नहीं है, तो हम इसकी सेपरेट वैल्यू अभी डिटरमिन नहीं कर पा रहे। ऑल्दो सम टाइम दरख्तों को उनकी रूट से निकाल कर सेव किया जा सकता है और फिर किसी दूसरी जगह जाकर लगाया भी जा सकता है, लेकिन फिर इसमें 50-50 चांस होता है कि ग्रोथ होगी या नहीं होगी। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, कंबाइंड मार्केट वैल्यू एज अ पैकेज, तुम्हारे पूरे बाग की कीमत लगा दी, लग गई जी। बायोलॉजिकल एसिड होंगे उसमें और रॉ लैंड होगी और फिर लैंड में इंप्रूवमेंट भी की होगी। ये जितने बागात होते हैं इनमें भी स्प्रे किया जाता है, इनमें भी जितनी ज़मीन होती है, रूट्स होती हैं, उनको प्रॉपराइज किया जाता है, अदरवाइज प्रॉब्लम रहेगी और फ्रूट जो है उसकी क्वालिटी डिटेरियोरेट हो जाएगी। तो फिर किसी भी ऑर्चर्ड में कितनी चीज़ें होती हैं, एक बायोलॉजिकल एसेट, सॉल, लैंड की इम्प्रूवमेंट, अच्छा सम टाइम आपके डेयरी फार्म होते हैं, तो जैसे दरख्त हवाओं में नहीं हो सकते ऐसे जानवर भी हवाओं में नहीं हो सकते, उनके लिए भी डेयरी फार्म चाहिए होता है। अच्छा, ये नहीं होता कि डेयरी फार्म जो है वो रोड पे कर दिया जाए, पाकिस्तान में तो हर चीज चलती है। आजकल एक नया फैशन चला हुआ है, वो ऊंट ले आते हैं, वो कुछ मर्द और औरतें होती हैं, वो वहीं पे बाल्टियां रखी हुई हैं और बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। ये भी कहता है यार हान दो हान दो हान दो। तो फिर जिस तरह जान वो क्या नाम है, दरख्तों के लिए ज़मीन चाहिए, ऐसे ही जानवरों के लिए भी ज़मीन चाहिए। तो फिर दरख्त या जानवर बायोलॉजिकल एसिड हो गए, रॉ लैंड हो गई और लैंड की इम्प्रूवमेंट। अब मेरे दोस्तों, दरख्तों के लिए ज़मीन को किसी और तरीके से सेटल किया जाता है और जानवरों के लिए किसी और, इतना तो पता है ना। आ जाओ, अब हमने पूरे अपने ऑर्चर्ड या पूरे अपने डेयरी फार्म की क्या लगवा ली, कीमत लगवा ली, पूरी कीमत लग गई। अब हमें चाहिए बायोलॉजिकल एसिड की कीमत, कैसे आएगी? फेयर वैल्यू ऑफ बायोलॉजिकल एसिड इज इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ ये पूरे पैकेज की कीमत माइनस, बोलें जी, फेयर वैल्यू ऑफ रॉ लैंड एंड लैंड। एमसीक्यू आ सकता है, कहीं कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, वो आपको ओवरऑल वैल्यू दे दे, बायोलॉजिकल एसिड की वैल्यू निकाल के आगे चल सकोगे। करें जी। भाई प्लीज 5 मिनट में काम करवाने दें। माशाल्लाह आपके पास क्या है, फलों का एक बाग है, ऑर्चर्ड मीन बाग, ओवर 15 एकर्स एरिया ऑफ लैंड। द सेपरेट वैल्यू ऑफ ऑर्चर्ड फ्रॉम द लैंड कुड नॉट बी डिटरमिन्ड। बाग मीन दरख्तों का कॉम्बिनेशन, लेकिन बाग हो नहीं सकता जब तक नीचे जमीन मौजूद ना हो। However, the combined value of land and orchard has been determined। 336 मिलियन का इसका बाग है, माशाल्लाह, कह दो इंशाल्लाह। 336 मिलियन का इसका बाग हो गया। उस जैसी जमीन जिस पर कोई फलदार दरख्त या कोई फसल ना हो, कितने की है? 10 मिलियन। और तुम्हारा कितने पे है? 15। तो 15 ज़रब 10, ये 150 किसकी कीमत है? लैंड की फेयर वैल्यू है। और पूरे बाग की फेयर वैल्यू, तो फिर अगर मैं सिर्फ बाग की यानी ट्रीज की फेयर वैल्यू डिटरमिन करना चाहूं, 336 माइनस 150, क्योंकि 15 एकड़ पे है, 10 मिलियन 1 एकड़ की उसकी वैल्यू चल रही है। एडवाइस एबीसी लिमिटेड एज टू हाउ दे मे वैल्यू देयर फ्रूट ऑर्चर्ड। तो कैसे? 336 माइनस 150 कितना बचा? 186। आगे आ जाए जी। ग्रुपिंग ऑफ एसेट्स क्या कह रहा है, देखिएगा।
The fair value measurement may be facilitated by grouping biological assets or agriculture produce according to significant attributes, for example by age or quality as used in the market as a basis for। इसलिए कभी मार्केट एज के हिसाब से प्राइस लगा रही होती है और कभी क्वालिटी के हिसाब से। इवन अब बड़ी ईद आएगी, आमतौर पे सबसे ज़्यादा कौन से बकरे का रेट हाई होता है? राजनपुरी। राजनपुरी एक क्या कहते हैं उसे, नस्ल है जिसके आमतौर पे जो शौकीन लोग होते हैं वो उसके ज़्यादा पैसे दे रहे होते हैं, ख़ासकर वो जो वाइट बकरे होते हैं और गुलाबी उनकी आंखें होती हैं। अब ये ना उसके साथ तस्वीर लगा रहे हो यार कि चल यार उधर वाइट हो जाएगा इधर ब्लैक हो जाएगा, कोई ब्लैक एंड वाइट कम्बिनेशन चल जाए, ठीक है। चलो ये क्या है? बायोलॉजिकल एसेट। इसे किस तरीके से इकट्ठा कर सकते हैं? या एज के हिसाब से। मसलन इसके पास बहुत ही जानवर हैं, हजारों जानवर हैं। अब अगर ये सारे जानवरों को एक जगह इकट्ठा कर दे तो कोई अब्बा होगा, कोई अम्मा होगी, कोई बहन और कोई भाई, फिर ताया, खालू, चाचा, मामा, ताए, सारों की लड़ाई होगी। तो ये सारों को क्या करेगा? एज वाइज डिवाइड कर देगा। एक जगह पे बुढ़े बुढ़े, एक पे सारे जवान और एक पे सारे बच्चे, तो एज वाइज। ये कहते नहीं एज वाइज नहीं अंसारी साहब, मैं तो अब ये राजनपुरी बकरे अलहदा कर देगा, पहाड़ी बकरे अलहदा कर देगा, सिंधी बकरे, और कभी अगर इंडिया से बकरे आ गए तो ओ अल्लाह माफ करे, तो फिर उसे ये अपने पास सुलाएगा, ठीक है, जप्पी डाल के सुलाएगा। आगे आ जाओ। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी एज, बच्चियों प्लीज, एज, क्वालिटी। अब जैसे पाकिस्तान में कभी जमाना हुआ करता था कि संतरा खाते थे तो एक संतरे में पेट भर जाया करता था। मैंने खुद खाए हुए ऐसे संतरे। अब संतरे लेने जाऊँ तो यकीन करो संतरे की नज़र वट्टू लगता है वो संतरा, बाकी सारा कहाँ चला जाता है? पहले ही बाहर चला जाता है। पहले क्या करते थे, कुछ बाहर बेचते थे, कुछ यहाँ रख लेते थे। अब वो कहते हैं पाकिस्तानियों को तो जो खिला दो खा जाते, तो सारा कहाँ बेचते हैं? बाहर बेचते हैं। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह यहीं से आगे चलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।